अपनी करेंसी, अपनी इनकम स्ट्रीम में, अपने ज़राए आमदन में एक नई करेंसी को ऐड कर सकते हैं, ये एक इजाफी जरिया आमदन को ऐड कर सकते हैं। अमेजोन हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसको हम इजीली सीख के अपना जरिया आमदन बना सकते हैं, चाहे हम पाकिस्तान में मौजूद हों, चाहे दुबई सऊदी अरब में मौजूद हो, वहाँ कोई जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में हमारी कोई जॉब है, बिजनेस है, कोई घरेलू जिम्मेदारियां हैं, इन सब को बिल्कुल उसी पेस पे, उसी रफ्तार से जारी रखते हुए आप अपना अमेजोन पे कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इस सारी ट्रेनिंग का मकसद और जो खुलासा है वो ये है कि हमने रीसेलिंग बिजनेस करना है, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स का करना है, और एफबीए के जरिए करना है, ताकि हम वहाँ मिडल ईस्ट में ना भी मौजूद हो तब भी हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली चलता रहे। अगर हम वहाँ मौजूद हैं, हमारी जॉब है, कोई बिजनेस है, या किसी की कोई घरेलू जिम्मेदारी है मिडल ईस्ट में, वो भी अपना सेटअप बेहतरीन अंदाज में चला सके। जो एक बिजनेस लाइन मैंने बोली है कि हम रीसेलिंग बिजनेस करते हैं, वाइट लेबल प्रोडक्ट की एफबीए के जरिए करते हैं, ये हमें इंश्योर करती है कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक होंगे। ऑर्डर आएगा, अमेजोन की टीम उसको खुद ही देखेगी, हमारी जो प्रोडक्ट है इसको पैकअप करेगी, कस्टमर को डिलीवर कर देगी, कस्टमर से पैसे लेके अपनी फी वगैरह काट के हमारे बैंक अकाउंट में डाल देगी। हमने क्या करना है, एक अच्छी सी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, उसको सोर्स करना है मिडल ईस्ट की लोकल मार्केट से, अगर सऊदी अरब दुबई से मिल रही है, किसी चाइना मार्केट से, वहां से, वगैरह alibaba.com से। और फिर आज आप सीखेंगे कि हम alibaba.com से जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो किस तरह ऑटोमेटिक वे में हमारे अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचती है। डेफिनेटली हम चाहे पाकिस्तान में हो या दुबई या सऊदी अरब में हो, हम चाइना जाके तो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। जो चाइनीज प्रोडक्ट होती हैं, जो हमारे हंटिंग क्राइटेरिया में आ रही होती हैं, वाइट लेबल प्रोडक्ट जिसपे किसी किस्म की ब्रांडिंग या लोगो नहीं है, वो हम अलीबाबा की मदद से परचेज करते हैं। फिर ऐसे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने सप्लायर के साथ कि वो हमारी प्रोडक्ट को सीधा सऊदी अरब या दुबई, जहां भी हमारा सेलर स्टोर है, वहां हमारे अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाए, ये उसकी जिम्मेदारी हो। और हमें इसकी गारंटी मिले कि अगर वो हमारी प्रोडक्ट पहुंचाता ही नहीं है, या कोई रॉन्ग प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट पहुंचा देता है, तो हम अपने पैसे वापस निकलवा सकें। ये सारी टेक्निक्स आपने आज समझनी है। मैं चाहूंगा, इससे पहले हमारी जो पीछे ट्रेनिंग के सेशन हो चुके हैं इससे पहले, उनमें से अगर आप लोगों का कोई सवाल है वो पूछ लें। फिर थोड़ा सा आज दो तीन टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा और उनके इस्तेमाल के बारे में, और फिर टेक्निकल जो वाइट लेबल प्रोडक्ट की सोर्सिंग होती है अलीबाबा से, चाइना से जो सोर्सिंग करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी अगर पिछले सेशन में से किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। चलें, बहुत बेहतर। आपको मैं कुछ एक्सटेंशंस बता रहा हूँ, वो अभी आप लोगों ने नोट कर लेनी है। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी आप लोगों के भेज दूंगा। google.com पे आएंगे हम। सबसे पहली यूटिलिटी जो आपने ऐड करनी है अपने गूगल क्रोम में, वो है लाइट शॉट की स्क्रीन शॉट लेने वाली ऐप, जो यूटिलिटी लाइट शॉट क्रोम एक्सटेंशन। ये आप लोगों ने सबसे पहले जो एक्सटेंशन ऐड करनी है अपने गूगल क्रोम में, आपके सामने नजर आ रही है लाइट शॉट की स्क्रीनशॉट टेकिंग टूल है ये। और जैसे इसका नाम लाइट शॉट आप लोगों को नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह इसका काम भी लाइट शॉट है। ये इसका जो है लोगो बना हुआ है एक्सटेंशन का, ये इसका कंप्लीट नेम लिखा नजर आ रहा है मेरे पास, क्योंकि पहले से एडिड है ये मेरे गूगल क्रोम में। और ये स्क्रीन की राइट साइड टॉप पे, बिल्कुल दाईं तरफ स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर ऊपर वाले हिस्से में, आप लोग शायद देख रहे हो मेरा माउस कर्सर मूव करते हुए, परिंदे का एक पर बना हुआ है, बिल्कुल जो ये बना हुआ है लोगो इस एक्सटेंशन का, ये बना हुआ है। और ये शायद आप लोगों को इसकी वर्किंग अभी नजर ना आ रही हो। मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, उम्मीद है उस वक्त आपको नजर आ जाएगी। अभी आप बताइएगा, ये स्क्रीन आपको थोड़ी डल होके नजर आ रही है? और इसमें से जो एरिया मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वही सिलेक्ट हो रहा है। और उसमें से भी अगर मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूँ, हाईलाइट भी कर सकता हूँ। ये वर्किंग नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे लाइट शॉट की? जी सर, बिल्कुल जी नजर जी आ सर। रहा ठीक है। अब इसको आ आप रही है। सेव करना चाहें, सेव करने का ऑप्शन भी है,
यहीं से कॉपी करके किसी को डायरेक्ट व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं, आप सेव नहीं करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइंदा अगर आप लोगों ने कभी भी किसी को अपने लैपटॉप की स्क्रीन से स्क्रीनशॉट भेजना हो, तो मोबाइल कैमरे से उसका नहीं, पिक्चर का रिजल्ट ही नहीं आता, देखने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या भेजा है। मोबाइल कैमरे की क्वालिटी जितनी भी अच्छी हो, वो रियल इमेजेस को तो कैप्चर कर सकता है, स्क्रीन कैप्चरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि स्क्रीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डॉट्स बनाना शुरू कर देती है मोबाइल के कैमरे में। समझ नहीं आता, बड़ी ब्लर सी आती है स्क्रीन की फोटो, और कुछ समझ नहीं आता आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं। एक तो ये एक्सटेंशन, और ये आज हम इस्तेमाल भी करेंगे। और आइंदा भी आपने जब कभी अब किसी को भी स्क्रीनशॉट भेजना हो, इसी ऐप की मदद से भेजेंगे, इसका नाम है लाइट शॉट। दूसरी एक्सटेंशन जो है, आपने जो अपने क्रोम में ऐड करनी है, अली बाबा सर्च बाय इमेज, ये एक्सटेंशन है, अली बाबा सर्च बाय इमेज। ये आपको एक्सटेंशन का नेम भी लिखा नजर आ रहा है, और साथ में एक ऑरेंज कलर का अपवर्ड एरो, ऊपर की तरफ तीर का निशान बना नजर आ रहा है, एक ऑरेंज कलर के सर्कल में ही इसको पैक किया हुआ है, ये इसका एरो है। ये एक्सटेंशन आपने ऐड कर लेनी है, मेरे पास चूंकि पहले से एडिट है, और यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा नजर आ रहा है, आप लोग इसको पहले ऐड करेंगे तो यहाँ आपके नजर आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, सिंपल आपने इसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। और ये सारी एक्सटेंशंस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी एक दो अगर बताई हैं, अब भी जो बता रहा हूँ, इसके इनके आपने सिर्फ फ्री वर्जन इस्तेमाल करने हैं, किसी का कोई पेड वर्जन आपने नहीं लेना है। और इसको देखने के लिए आपके पास बिल्कुल जो पहले मैंने आपको दिखाया था, उसके साथ ही इसका आइकॉन बना हुआ है, जैसे आप अपने क्रोम में ऐड करेंगे अली बाबा सर्च इमेज, स्क्रीन की राइट साइड टॉप पे आपको ये नजर आ रहा है। इसका इस्तेमाल क्या होगा ये इंशाल्लाह अभी हम सीखेंगे। दूसरी एक्सटेंशन आपने ये ऐड करनी है। तीसरी एक्सटेंशन आपने एक वीपीएन डाउनलोड करना है, ऐड करना है, वीपीएन की एक्सटेंशन भी अपने गूगल क्रोम में। पाकिस्तान में तो आजकल बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट का इशू हुआ हुआ है, और वैसे भी इवन कभी कभी मिडल ईस्ट, सऊदी अरब और दुबई के जो इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, वहां से भी आप लैपटॉप से या मोबाइल से alibaba.com को सर्च करना चाहेंगे, तो आपको सर्च रिजल्ट पूरी तरह नजर नहीं आएंगे। अलीबाबा के सर्वर के साथ आपकी आईपी मैच नहीं कर रही होगी, रिजल्ट ये तो बिल्कुल शो नहीं होंगे, या बहुत कम और बड़ी देर में शो हो रहे होंगे। उस एरर से निपटने के लिए आपने एक ब्राउज़र वीपीएन, बिल्कुल फ्री का वीपीएन है ये आपने डाउनलोड कर लेना है। और इसका एक ये दुनिया सी बनी हुई है, एक लोगो बना हुआ है, ये आपको बिल्कुल स्टार्ट में ब्राउज़र का नजर आ रहा है। इसे मैं क्लिक करता हूँ, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसपे आपने सिर्फ जस्ट स्टार्ट पे ये अभी ऑफ है, जब कभी आपने इसको इस्तेमाल करना है जस्ट ऑन का बटन दबाना है। ये जिस भी कंट्री के साथ फ्री में कनेक्ट हो रहा है आपने होने देना है, इसका कोई आपने पेड वर्जन इस्तेमाल नहीं करना, और ना हमें इसकी ज़रूरत होती है। जस्ट आपने इसको ऑन करना है, उसके बाद अगर आप alibaba.com ओपन करेंगे तो वो वर्किंग में चले जाएगा इंशाल्लाह। और आपके इंटरनेट का जो इशू है, जो आपकी वर्किंग में आ रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको ऑफ कर रहा हूँ। तीन एक्सटेंशंस के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले लाइट शॉट, फिर अलीबाबा सर्च बाय इमेज, और तीसरे नंबर पे ब्राउज़र। ये तीन एक्सटेंशंस आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये स्क्रीनशॉट वाले का मैंने आपको बता दिया है, आपने जस्ट माउस क्लिक से इसको एक्टिवेट करना है। फिर जितने हिस्से का स्क्रीनशॉट आपने लेना है, माउस क्लिक से उतने हिस्से को सिलेक्ट कर ले। थोड़ा एरिया है, कम एरिया, ज्यादा एरिया, जितने एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे वो ही स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। आप इस स्क्रीनशॉट पे कोई मार्कर लगाना चाह रहे हैं, कोई पेंटिंग शेंटिंग करना चाह रहे हैं, कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, ये सारी सहूलतें आपको इस यूटिलिटी से मिल जाएंगी। आप इस स्क्रीनशॉट को सेव भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ये तीन एक्सटेंशंस थी, इनका इस्तेमाल आप टेक्निकली अभी सीख भी लेंगे। अब दूसरे नंबर पे रह गया है अली बाबा का जो बुनियादी तौर पे प्लेटफॉर्म है, उसका तारुफ। और इसके बाद कुछ ऐसी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज जो हम अली बाबा को इस्तेमाल करने से पहले लाजमी तौर पे हमें आनी चाहिए। जब भी हम अली बाबा सप्लायर से बात करते हैं, कोई कम्युनिकेशन करते हैं,
हमें वो चीजें पहले से पता होनी चाहिए ताकि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, हमारी बात अच्छे से अलीबाबा सप्लायर समझ जाए और उसकी बात हम समझ जाए। alibaba.com एक वर्चुअल मार्केट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक अमेजोन वर्चुअल मार्केट है। अमेजोन जो वर्चुअल मार्केट है ये रिटेल कस्टमर्स के लिए है। अमेजोन पे जो बायर आता है वो किसी भी चीज के एक दो तीन पीस ले लेगा, बहुत ज्यादा होगा 5-10 पीस ले लेगा। लेकिन अलीबाबा पे जो भी कस्टमर आता है वो प्रोडक्ट के कम से कम 100, 200, 500, 1000 यूनिट लेने आता है। amazon वर्चुअल मार्केट है रिटेल बायर्स के लिए, अलीबाबा वर्चुअल मार्केट है होलसेल बायर के लिए। यहाँ आपको सेल एंड परचेज एक दो यूनिट्स में नहीं, लो क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में नहीं, बल्कि हायर क्वांटिटीज में, बिग क्वांटिटीज में यहाँ ट्रेड होती है। ये होलसेल मार्केट है, इसीलिए हम सोर्सिंग यहाँ से करते हैं, होलसेल मार्केट से दुकानदार परचेज करता है और रिटेल मार्केट में लाके प्रोडक्ट को बेचता है ताकि उसको प्रॉफिट हो। alibaba.com जैसे ही आप ओपन करते हैं एक ये प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने अपना अलीबाबा का अकाउंट बनाना है, बायर अकाउंट बनाना है, बहुत सिंपल अकाउंट है। जैसे ही आप इधर आएंगे, ये अभी तो चूंकि मेरा बना हुआ है, साइन आउट करूंगा, आप लोगों का अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ साइन अप का बटन आपका आ रहा होगा, ये न्यू बायर अकाउंट बनाने का, आपने जस्ट उसको क्लिक करना है। जो भी आपका वर्किंग जीमेल है वो ईमेल प्रोवाइड कर देना है। और अलीबाबा से आपको पाकिस्तानी नंबर पे भी ओटीपी रिसीव हो जाती है। अमेजोन की ओटीपी पाकिस्तानी मोबाइल नंबर पे रिसीव नहीं होती, जबकि अलीबाबा की ओटीपी आपको पाकिस्तानी नंबर पे रिसीव हो जाती है। सबसे पहले आपने अलीबाबा पे अपना एक बायर अकाउंट बनाना है, क्योंकि अलीबाबा सप्लायर के साथ जितनी भी कम्युनिकेशंस हैं वो आप अपने अलीबाबा के बायर अकाउंट की मदद से ही कर सकते हैं। अगर किसी का बायर अकाउंट अलीबाबा पे नहीं बना हुआ, ना तो वो अलीबाबा सप्लायर से कम्युनिकेशंस कर सकता है और ना ही यहां से कोई ऑर्डर कर सकेगा। सबसे पहली चीज क्या थी, आपने alibaba.com पे अपना बायर अकाउंट बनाना है, बहुत ही सादा काम है, कोई इसमें टेक्निकल चीज नहीं है। आप YouTube की किसी भी शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं, 1-2 मिनट की वीडियो आपको उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो हर जुबान में मिल जाएगी कि कैसे हम अलीबाबा का बायर अकाउंट बनाते हैं। और किसी से सीखने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको एक प्रोफाइल पिक्चर बनी हुई है, इस पे जैसे माउस कर्सर आएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ आपको जैसे अभी ये बिकम ए सप्लायर लिखा नजर आ रहा है, यहाँ हो सकता है बिकम ए बायर या साइन अप या साइन इन या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आएगा। उसमें से आपने जस्ट क्लिक करना है और अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको एक ईमेल की जरूरत होगी और एक मोबाइल नंबर की। अलीबाबा आपको पाकिस्तानी मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी सेंड कर देता है, मींस इसके लिए आपको किसी बाहर के नंबर की जरूरत नहीं पड़ती कि आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तानी नंबर से भी अली बाबा का बायर अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ आपको तीन बड़ी बड़ी चीजें नजर आ रही हैं, मेरा माउस कर्सर मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ। पहली चीज प्रोडक्ट्स, दूसरी चीज मैन्युफैक्चरर्स और तीसरी चीज रीजनल सप्लाईज। ये तीन चीजों में क्या फर्क है, और इसके इस फर्क को समझने के बाद हम फिर एक दफा अमेजोन के बायर अकाउंट बायर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे और अली बाबा की बेसिक्स को किसी और हवाले से भी डिस्कस करेंगे। रीजनल सप्लाईज जो अभी आप लोगों के सामने हाईलाइट है, इसमें अगर आप ये सिलेक्ट करके अली बाबा पे कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट नेम, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, अब मैंने चूंकि रीजनल सप्लाईज सिलेक्ट किया हुआ था और रीजनल सप्लाईज में मेरा एरिया पाकिस्तान का सिलेक्ट हुआ हुआ था, सबसे पहले अली बाबा जो है मुझे ऐसे सप्लाईज दिखाएगा जिनका स्टॉक पाकिस्तान में रेडी हो, अवेलेबल होगा। अगर पाकिस्तान में इन प्रोडक्ट्स का कोई रेडी स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली जो मेरे रीजनली नियरेस्ट होंगे, पाकिस्तान के करीब तरीन जो इलाके होंगे, उनसे मुझे कोई ना कोई सप्लायर अली बाबा शो करेगा। अगर उस एरिया में भी ना होंगे तो अली बाबा के जो जनरल सप्लाईज हैं मेरे सामने वो आना शुरू हो जाएंगी। रीजनल सप्लाईज में क्या होता है कि जो रीजन आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर उसी रीजन के अंदर आपका कोई ऐसा सप्लायर मौजूद है जिस प्रोडक्ट को आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता है, ऐसे मौके पर आपको अली बाबा सबसे पहले वही सप्लायर्स दिखाता है जो आपके रीजन के अंदर हो या नियरेस्ट हो। उसके बाद फिर लाइक वाइज जियोग्राफिकली, जुग्राफियाई तौर पे जो आपके जितना करीब है
अलीबाबा वो आपको पहले दिखाएगा, बकिया बाद में दिखाएगा। ये रीजनल सप्लाईज था। इसके बाद है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कोई चीज अलीबाबा पे सर्च करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको वो ट्री ऑनर होंगे जो उस प्रोडक्ट, वो सप्लायर अलीबाबा आपको दिखाएगा जब आप मैन्युफैक्चरर के टैब को सिलेक्ट करके किसी भी प्रोडक्ट को अलीबाबा पे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट लाइक दिस। अब ये एक प्रोडक्ट है 3D पेन। मैंने इस पे मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करके इसको सर्च आउट किया। मैन्युफैक्चरर में आप एक चीज लाजमी तौर पे पॉइंट आउट करेंगे, नोट आउट करेंगे कि यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो अपनी किसी ना किसी गोडाउन की या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कोई ना कोई तस्वीर आपको लाजमी दिखाएगा कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, कहाँ स्टोर हो रही है, ये क्या उसका इस्तेमाल है। इन चीजों पे फोकस उसका ज्यादा होगा सप्लायर का, और प्रोडक्ट पे फोकस थोड़ा कम होगा। जबकि इसके अलावा जो रीजनल सप्लाईज वाले थे, या जो अभी हम इसके बाद प्रोडक्ट वाले देखेंगे, वहां आपको ऐसी कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग या मशीनरी या ऑफिस या गोदाम ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आएंगी। अभी आप देख रहे हैं ये स्क्रीन की राइट साइड पे, अभी स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है ये गोदाम की पिक्चर है। ये शायद हेड ऑफिस की पिक्चर है किसी कंपनी की, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की है, और ये मशीन की है जिसके जरिए ये प्रोडक्ट बनाई जाती है। जब भी हम alibaba.com पे मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट को सर्च आउट करते हैं, उस वक्त हमारे सामने जो भी सप्लायर आएंगे डेफिनेटली वो उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, खुद बना रहे होंगे। इसके बाद लास्ट में हमारे सामने आ गया है प्रोडक्ट वाला। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट alibaba.com पे प्रोडक्ट्स के टैब को सिलेक्ट करने के बाद सर्च करता हूँ, इस वक्त मेरे सामने जो सप्लायर आएंगे, जो भी प्रोडक्ट मैं फाइंड आउट करता हूँ, इस प्रोडक्ट के सप्लायर पे मेरे सामने होलसेलर आएंगे। अब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर में क्या फर्क होता है, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। एक प्रोडक्ट मैंने सर्च की है, अब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई है। ये सारे के सारे होलसेलर हैं। होलसेलर में क्या फर्क होता है मैन्युफैक्चरर की निस्बत। मैन्युफैक्चरर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वो इस प्रोडक्ट का रियल में मैन्युफैक्चरर बनाने वाला है, उसकी अपनी फैक्ट्री है। होलसेलर इसके पास इसी कैटेगरी की या मुख्तलिफ कैटेगरीज की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल सकती हैं। मैन्युफैक्चरर के पास ज्यादा से ज्यादा जिस कैटेगरी की वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मशीनरी है उसके पास, उसी कैटेगरी की दो चार प्रोडक्ट्स और होंगी। क्योंकि मशीनरी, हर मशीन प्रोडक्ट जो है वो अलग मशीन से प्रोड्यूस हो रही होती है। अब अगर हम कोई ये रिमोट बनाने वाली कंपनी से उसको मैन्युफैक्चरर में फाइंड आउट कर रहे हो, डेफिनेटली वो रिमोट टाइप ही मुख्तलिफ मॉडल्स को बना रहे होंगे। वो रिमोट के अलावा आपको बर्तन या जूते या कपड़े या चमड़े की चीजें नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी जो मशीनरी है, उनका जो रॉ मटेरियल है, उनकी जो इक्विपमेंट है, वो बर्तन या कपड़े या चमड़े की चीजें बनाती नहीं है। जबकि होलसेलर जो है वो हो सकता है कि वो ये रिमोट भी बेच रहे हैं, और इस इन रिमोट्स के साथ साथ वो कोई मोबाइल वगैरह भी बेच रहे हैं होलसेल में, या कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स भी बेच रहे हैं, या इसके अलावा जनरल ऑर्डर्स भी, आप जो प्रोडक्ट उन्हें दिखाएंगे वो आपको कहीं ना कहीं से अरेंज कर देंगे। होलसेल बिजनेस में अली बाबा के हवाले से बात कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स वाले में और मैन्युफैक्चरर वाले में फर्क ये होता है, अगर आपने एक ही चीज लेनी है, एक या दो चीजें लेनी है, और वो सेम कैटेगरी की है, ज्यादा बेहतर है कि आप मैन्युफैक्चरर में उसको फाइंड आउट करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री तक पहुंच जाए किसी भी प्रोडक्ट की, तो दो में से एक चीज कंफर्म होगी। या तो डेफिनेटली आप लो प्राइस में उसको सोर्स कर लेंगे, जो हमारे सबसे किसी भी बड़े किसी भी बिजनेसमैन की सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है कि वो प्रोडक्ट को सस्ते दामों खरीद के ले आए, क्योंकि बेचनी तो हर किसी ने अपने प्रॉफिट पे है। आप जितनी ज्यादा सस्ती खरीद के ले आएंगे, आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन उतना हाई होना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर पे फाइंड आउट कर रहे होंगे, डेफिनेटली या तो वो आपको वो सस्ता सोर्स देगा होलसेलर की निस्बत। अगर वो सेम प्राइस दे रहा होगा तो डेफिनेटली पक्की पक्की बात है कि वो आपको थोड़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा होगा होलसेलर की निस्बत। क्योंकि होलसेलर ने भी फैक्ट्री से परचेज करना है, और डेफिनेटली उसको इस सारे सिस्टम के लिए कुछ कॉस्ट भी लग रही होगी, और उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है। इन सारी चीजों से उसकी प्राइस थोड़ी अप हो जाती है।
जबकि मैन्युफैक्चरर जो है उसको चूंकि अपनी फैक्ट्री का अपने नाम का भी खदशा है, इसलिए वो अव्वल तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नंबर सेकंड, वो कोशिश करेगा कि जो मार्जिन आगे होलसेलर को दे रहा है वही मार्जिन या उससे आधा मार्जिन भी आपको दे, तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज करने वाले बन जाए। इसमें फैक्ट्री ओनर की ज्यादा इज्जत भी है और उसका कारोबार भी ज्यादा बढ़ता है कि उसका कस्टमर डेटाबेस ज्यादा होता है। ये फर्क आप लोगों को समझ आया है? जो मेन टैब पे फर्क थे रीजनल सप्लाईज का, मैन्युफैक्चरर्स का और प्रोडक्ट्स का। और हम रीजनल सप्लाईज को कब सिलेक्ट करते हैं? जब हमें बिल्कुल ही जिस इलाके के लिए हम प्रोडक्ट सोर्स करना चाह रहे हैं वहीं हम चाह रहे हैं कि किसी ऐसे सप्लायर से राब्ता हो जाए जिसका रेडी स्टॉक दुबई में, सऊदी अरब में या पाकिस्तान पड़ा है। हम रीजनल सप्लाई सेलेक्ट करते हैं। और ये याद रखिएगा, रीजनल सप्लाईज में बहुत कम चाइनीज सप्लायर होते हैं जो आपको प्रोडक्ट्स पे मिलते हैं, जिनकी आप ही के रीजन में कोई रेडी प्रोडक्ट्स या रेडी टू शिप प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, बहुत कम। मैन्युफैक्चरर मैंने बताया, अगर आप एक ही प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं या एक दो प्रोडक्ट्स लेके अपने सेलर स्टोर पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट कर लेंगे अगर उनकी कैटेगरी बिल्कुल करीब करीब है। अगर आप दो या तीन प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं और हर एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से कैटेगरी वाइज मुख्तलिफ है, तो मैन्युफैक्चरर की निस्बत प्रोडक्ट्स पे आना आपको इसलिए फायदा हो सकता है कि अगर वो सारी प्रोडक्ट्स एक ही सेलर शिप करेगा, तो आपको जो शिपमेंट के चार्जेस हैं चाइना टू सऊदी अरेबिया या दुबई, वो काफी कम पड़ेंगे। चाइना से अगर अलग अलग पार्सल अलग अलग सेलर शिप करवाएंगे, हर एक की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। अगर 3-4 कार्टन एक ही सेलर आपको दुबई या सऊदी अरब के लिए शिप करवा रहा है, उसकी कॉस्ट आपको थोड़ी कम पड़ेगी। ये बुनियादी फर्क है रीजनल सप्लाईज में, मैन्युफैक्चरर्स में और प्रोडक्ट्स में। और क्यों हम इनमें तीनों में से किसको क्यों सिलेक्ट करेंगे, ये वजह भी आप लोगों के सामने आ गई है। ठीक है जी। ओके सर। अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। जब भी हम अली बाबा सप्लायर से बात करना चाहें, प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना चाहें, हमें किन किन चीज़ों का खुद इल्म होना चाहिए ताकि हम अपने सप्लायर के साथ अच्छे प्रोफेशनल वे में बात कर सकें। उनको कहा जाता है ट्रेड टर्म्स। अब चैट जीपीटी देखते हैं क्या बताता है कि ट्रेड टर्म्स क्या होती हैं। ट्रेड टर्म्स ये होती हैं कि आप कोई भी अगर बड़ी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, ट्रेड टर्म्स उसमें लाजमी तौर पे इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली ट्रेड टर्म क्या है? EXW प्राइस, जिसको ये शॉर्ट फॉर्म है EXW प्राइस, और इसकी फुल फॉर्म है एक्स वर्क्स प्राइस। ये लिखा हुआ है आगे, मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ ये होती क्या है। एक्स वर्क्स प्राइस क्या होती है? आप जिस वक्त अपने किसी भी सप्लायर से, डेफिनेटली अब हम फोकस्ड अलीबाबा सोर्सिंग पे बात कर रहे हैं, आप जब भी अपने अलीबाबा सप्लायर से बात कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट जहां कहीं पड़ी है, जिस वक्त आप उसके साथ डील कर रहे हैं, आप उसके साथ सौदा तय कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह तय कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट उस वक्त दुनिया के जिस भी कोने में पड़ी है, वहां मौजूद होते हुए उसकी जो प्राइस है, बिल्कुल रेडी टू शिप, बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट्स जो रेडी टू सेल है या रेडी टू शिप है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको EXW प्राइस या एक्स वर्क्स प्राइस कहा जाता है। ये देखें, मैंने लिखा है, ये जो चैट जीपीटी ने हमें बताया है, द सेलर मेक्स द गुड्स अवेलेबल एट देयर प्रीमिसेस, the buyer bears all the cost and risks involved in transporting the goods from seller's location to destination। सेलर की लोकेशन पे पड़ी पड़ी प्रोडक्ट की जो कीमत होगी, जिसमें किसी किस्म का ट्रांसपोर्टेशन का या इंश्योरेंस का या कस्टम का खर्चा अभी शामिल नहीं हुआ, उस प्राइस को कहा जाता है EXW प्राइस। इंतहाई सादा लफ्जों में समझने के लिए, जो सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस है उसको EXW प्राइस कहा जाता है। आप लोगों को समझ आई है EXW प्राइस या एक्स वर्क्स प्राइस क्या होती है? सर रिपीट कर दें दोबारा। चले, हम जब भी अपने बिल्कुल स्टार्ट में जो पहले सेशन में मैं आप लोगों को समझाया था अमेजोन का
लोकल मार्केट के साथ कंपैरिजन करके कि लोकल मार्केट में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, और वही स्टेप अगर आप अमेजोन के टेक्निकल इन्वायरमेंट में फॉलो अप करना चाहें, क्योंकि ये भी बिजनेस है, रियल बिजनेस है, आप अमेजोन पे उन्हीं स्टेप्स को क्या कहेंगे। मैंने आप लोगों को समझाया था, फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद में मर्दाना कपड़े की कोई दुकान बनाना चाह रहे हैं, अनसिले कपड़ों की, तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में, बल्कि वर्ल्ड फेमस सिटी पाकिस्तान का टेक्सटाइल के हवाले से फैसलाबाद है, जिसका नाम ही टेक्सटाइल सिटी है। आप इस्लामाबाद से तशरीफ ले गए इधर फैसलाबाद, यहाँ आपने कपड़ा पसंद किया है। अब डेफिनेटली अगर आपने किसी फैक्ट्री से कपड़ा पसंद किया है, या किसी आउटलेट से, होलसेलर से, या किसी एजेंसी वाले से कपड़ा पसंद किया है मर्दाना, तो आप उसको कपड़े की जो कीमत अदा करेंगे, जो सिर्फ कपड़े की कीमत होगी, उसको EXW प्राइस कहते हैं। नंबर सेकंड, आपने जो कपड़ा परचेज कर लिया वो पड़ा है अभी फैसलाबाद, और आपने उसको बेचना है, आपने दुकान जो बनाई है वो इस्लामाबाद में है। अब दूसरे कॉस्ट उस पे इंकर होगी यहाँ से शिपमेंट की, फैसलाबाद से किसी भी कार्गो ट्रक या ट्रेन या बस वगैरह के जरिए, या आपके पास अगर अपनी कोई पिकअप बड़ी गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी है, उसमें लोड करके आप कपड़े को फैसलाबाद से इस्लामाबाद ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए उसकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आएगी, कोई रास्ते की अगर आप लोगों ने इंश्योरेंस वगैरह करवानी है वो कॉस्ट आएगी, अगर रास्ते में कहीं कस्टम पे करना पड़ रहा है वो कॉस्ट आएगी। लेकिन जो सिर्फ खास कपड़े की जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है, उस प्राइस को टेक्निकली EXW प्राइस या एक्स वर्क्स प्राइस कहा जाता है। अभी समझ आया आपको? जी सर, आ गया। और लोगों को? समझ आ गया। जी सर, समझ आ गया। ठीक है। ये चीजें बहुत अहम है, अगर इन टर्मिनोलॉजीज में आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हुई, आपके चाइनीज सप्लायर समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल न्यू आए हैं अलीबाबा पे प्रोडक्ट को परचेज करने, वो आपको किसी ना किसी तरह ठगने की कोशिश करेंगे। वैसे पूरी दुनिया में हम खुद पाकिस्तानी, खैर कई हम हमें हमारे भाइयों के काम भी ऐसे हैं, लेकिन उसके जितने काम नहीं है उससे ज्यादा बदनामी है। हम खुद ही अपने मुंह से कहते रहते हैं कि पाकिस्तानी बदनाम ही है और बेईमानी ही करते हैं, फलां फलां, लेकिन जिसका भी दाव चलता है दुनिया में वो आपको छोड़ता नहीं है। हम जरा ज्यादा बदनाम है। ये दूसरी वजह है कि हमारा आपस में ही चूंकि ज्यादा लेना देना होता है, इंटरनेशनली हमारी ट्रेड का या हेलो। एक्सपोर्ट होता नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता चलता वो लोग हमारे साथ किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप इन चीजों को बेहतर अंदाज में समझ के अली बाबा पे एक्सरसाइज ना कर सके, तो वो लोग आपको ट्रिक करेंगे लाजमी, जिसकी वजह से आपको सोर्सिंग में थोड़ा लॉस हो सकता है। जी सर, अनवर। सर, ये जो आप बता रहे हैं EXW का, इसमें अगर ओनली प्रोडक्ट की मसलन अगर कपड़ा हो या और प्रोडक्ट हो, उसकी सिर्फ वो आएगी कीमत, या जो लेके जाएंगे हम कहीं और जगह, उसके चार्जेस भी आते हैं इसमें? इसमें सिर्फ जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं ना सर, उसी के चार्जेस आएंगे, प्रोडक्ट को शिफ्ट करने के चार्जेस नहीं आएंगे। ओके सर, मेहरबानी, थैंक्स। ठीक है। और किसी का कोई सवाल हो? चले, बहुत बेहतर। अब आपने एक तो इसका मतलब है जब भी अपने अली बाबा सप्लायर के साथ बात करेंगे, सबसे पहले आपने EXW प्राइस पे बात करनी है कि आप हमें प्रोडक्ट की प्राइस क्या देंगे। उस पे मजीद तफसील से बात भी होगी कि अली बाबा सप्लायर हमें प्राइस किस तरह बता रहे होते हैं, और उस पे हमें किस तरह बात करके बार्गेनिंग करके प्राइस को डाउन करवाना होता है। दूसरे ये कि अब आप उसके साथ डील करेंगे कि ये प्रोडक्ट आपने हमें डिलीवर करनी है सऊदी अरब या दुबई अमेजोन वेयर हाउस तक। हम अपनी प्रोडक्ट को उठा के चाइना से सऊदी अरब या दुबई अमेजोन वेयर हाउस तक शिफ्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी अपने अली बाबा सप्लायर से करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो शिपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कई सूरतें हो सकती हैं। नंबर नंबर 1, FCA, फ्री कैरियर। आपका जो सेलर है वो कहता है कि मैं आपको डिलीवरी फ्री में दूंगा। द सेलर डिलीवर्स द गुड
cleared for export to a carrier or another party nominated by the buyer at specified place, the risk transfers to buyer upon delivery। आप का कोई चाइना में ही जानने वाला है, या आपका कोई फॉरवर्डिंग एजेंट है जो चाइना से प्रोडक्ट्स उठा के सऊदी अरब या दुबई शिफ्ट करने का काम करता है, आपके पर्सनल सर्कल में है। आप अपने सप्लायर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही के सिटी में हमारे कोरियर वाले का ऑफिस है, आप काइंडली जो प्रोडक्ट मैंने परचेज की है उसे पैक करके मेरी कोरियर सर्विस वाले तक पहुंचा दें। ये सर्विस आपको उमूमन चाइनीज सप्लायर फ्री में दे देते हैं, अगर उनके बिल्कुल नियर एरिया में हो। अगर किसी दूसरे तीसरे सिटी में हो तो $15-20 के अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट चाइना में ही अगर कहीं डिलीवर करनी है तो वो डिलीवर कर देते हैं। क्योंकि हमने चाइना तो डिलीवर नहीं करवानी है, हमने कहाँ डिलीवर करवानी है, हमने तो दुबई या सऊदी अरब डिलीवर करवानी है। उसके लिए वो कह रहे हैं एक ये ऑप्शन होता है CPT, कैरिज पेड टू। सिर्फ किराया किराया पे करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह पे नहीं करते, कस्टम क्लियरेंस पे नहीं करते। सारा कुछ जो है ये बायर के जिम्मे होगा। हम सप्लायर को सिर्फ किराया पे करेंगे। हम कभी भी अपने सप्लायर के साथ CPT का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि इस सूरत में अगर हमारी कस्टम पे प्रोडक्ट फंस जाए वो क्लियर करवाना हमारी जिम्मेदारी ही होगी। अब हम बैठे हैं पाकिस्तान में, दुबई जाके या सऊदी अरब जाके कस्टम वालों से कौन लड़े कि मेरी प्रोडक्ट को डिलीवर कर दो और इसको कस्टम क्लियर कर दो। इवन दैट जो लोग खुद मौजूद होंगे वहाँ सऊदी अरब या दुबई, वो नहीं कस्टम क्लियर करवा सकते, तो हम तो अक्सर बैठे ही पाकिस्तान में है। ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ये भी कॉन्ट्रैक्ट आपने कभी भी नहीं करना CPT का। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड, कि आपने ना सिर्फ किराया पे कर दिया बल्कि इंश्योरेंस भी पे कर दिया है। इसमें भी किराया और इंश्योरेंस तो हो गया है, कस्टम क्लियर करने की या टैक्स क्लियर करने की बात नहीं है। हमारी प्रोडक्ट अगर कस्टम पे फंस जाती है तो ये हमारे सप्लायर की जो है सरदर्दी नहीं होगी, उसका मसला नहीं होगा। वो बरी जिम्मा हो जाएगा और अली बाबा को कहेगा ये देखे मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक था, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, बकिया अब हमारी जिम्मेदारी है कि खुद जाके कस्टम को क्लियर करवाएं। हम CIP भी कभी नहीं करते। इसके बाद जो बहुत अहम अहम दो है मैं उसको डिस्कस करता हूं। नंबर 1 डैप, DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस, एक ये है। और इसके बाद लास्ट वाला जो डिस्कस करता हूं अभी मैं, वो है DDP। आपने हमेशा जो बात करनी है अपने सप्लायर से वो करनी है DDP की, कि हमें इस प्रोडक्ट की DDP चाहिए। DDP मींस डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, के रास्ते के जितने भी अखराजात हैं, चाहे वो किराए से रिलेटेड है, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, चाहे वो कस्टम से रिलेटेड है, ये तो होगी एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस के अलावा जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स कस्टम क्लियर करने के लिए, इंश्योरेंस क्लियर करने के लिए, वो भी हमारे सप्लायर की जिम्मेदारी होगी। हम इन तमाम सर्विसेज के अगेंस्ट उसको पैसे पे कर देंगे। अब हमारे सप्लायर के जिम्मे जरूरी हो गया है कि वो हमारी प्रोडक्ट को उठा के चाइना से अमेजोन वेयर हाउस, अगर हमारा सेलर स्टोर दुबई में है या सऊदी अरब में है, जहां कहीं हमारा वेयर हाउस है वहां तक हमारी प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। इसके बिल्कुल करीब तरीन जो है DDP के, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड के करीब तरीन है डैप, डिलीवर्ड एट प्लेस। इसमें करते हैं क्या है, द सेलर डिलीवर्स व्हेन द गुड्स आर प्लेस्ड एट द डिस्पोजेबल ऑफ द बायर ऑन द अराइविंग मींस टू ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब वो आपके जिस सिटी के लिए है, जिस कंट्री के लिए है, वहां के कस्टम तक तो ले आएगा, कस्टम क्लियर नहीं करवाएगा। डैप में सप्लायर की जिम्मेदारी चाइना से उठा के दुबई के कस्टम तक या सऊदी अरब के कस्टम तक, एयरपोर्ट पे आया या सी पोर्ट पे है, वहां तक लाने की जिम्मेदारी है। इसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी भी आपको, हमेशा जब भी आप किसी सप्लायर से बात करेंगे कि हमने DDP लेनी है, वो आपको बहुत डराएगा, समझाएगा कि सर डैप ले लें या कोई और सर्विस ले लें, DDP ना लें क्योंकि ये महंगी पड़ती है। आपने कहना है हम DDP के अलावा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते।
उसकी वजह क्या है? डीडीपी के अलावा कोई भी डिलीवरी मॉडल हमें हमारी प्रोडक्ट का अमेजोन वेयर हाउस तक डिलीवर होना कंफर्म नहीं करता। और अगर आपने डीडीपी अपने सप्लायर से ली हुई है, डीडीपी आपने अपने सप्लायर के साथ जो ट्रेड टर्म है डीडीपी की तय की है, अब 72 दिन के अंदर अंदर, विद इन 72 डेज, 72 दिन के अंदर अंदर आपका सप्लायर पाबंद है कि आपकी प्रोडक्ट को चाइना से उठा के सऊदी अरब या दुबई अमेजोन वेयर हाउस तक लाजमी तौर पे डिलीवर करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, आपके पास मौके है, आप अली बाबा से अपना डिस्प्यूट ओपन करके, केस ओपन करके प्रूफ दें कि मैंने इस सप्लायर को 72 दिन पहले पेमेंट की थी, आज 72 दिन से ज्यादा टाइम हो गया है, और इसने मेरी प्रोडक्ट अली बाबा से उठा के हमारे अमेजोन वेयर हाउस, जो एड्रेस मैंने इसको दिया था, वहां डिलीवर नहीं की, लिहाजा मेरे पैसे मुझे वापस किए जाए। अली बाबा आपके प्रूफ को देखने के बाद सप्लायर से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके पैसे आपको दे देगा। क्योंकि जब हम अली बाबा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और वहां डीडीपी लेते हैं, तो 72 दिन की अली बाबा जो है हमें गारंटी करता है कि मैक्सिमम 72 डेज के अंदर अंदर हमारी प्रोडक्ट हमारे बताए हुए डेस्टिनेशन पे लाजमी पहुंचेगी। और इस गारंटी के अगेंस्ट अली बाबा हमसे 3% रेफरल फी चार्ज करता है। 3% रेफरल फी चार्ज करता है हमसे अली बाबा, अगर हम अली बाबा से प्रोडक्ट परचेज करें। वो रेफरल फी टोटल इनवाइस का होगी, जिसमें EXW प्राइस और DDP प्राइस दोनों शामिल होंगी। इस प्राइस का 3% अली बाबा हमसे एज रेफरल फी चार्ज कर रहा होगा। और डीडीपी की जब आप बात करते हैं, डीडीपी ये एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप है। अब जब डीडीपी आपने फाइनल करनी है, आपका सप्लायर आपको मजीद दो ऑप्शन देगा कि आप प्रोडक्ट को डीडीपी बाय एयर लेना पसंद कर रहे हैं या डीडीपी बाय सी लेना पसंद कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट की डीडीपी बाय एयर लें, 15 से 20 दिन मैक्सिमम हमारी प्रोडक्ट चाइना से चल के हमारे वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी, उसके बाद लाइव होगी और सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप डीडीपी बाय सी लेते हैं, कम से कम 45 दिन और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, मतलब पौने 2 महीने आपके लग जाते हैं पेमेंट करने के बाद, कि आपकी प्रोडक्ट आपके अमेजोन वेयर हाउस पहुंचे और उस पर सेल्स आना स्टार्ट हो। अब पौने 2 महीने में हो सकता है प्रोडक्ट की प्राइस काफी डाउन हो जाए, या उस प्रोडक्ट की सेल्स खत्म हो जाए, या उसका सीजन खत्म हो जाए। खैर से सीजनल प्रोडक्ट के बारे में तो हमने आपको मना किया है कि ऐसी प्रोडक्ट ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने लगाई है तो वो सीजन आउट होने के बाद पहुंच रही है, अब उसका फायदा ही कोई नहीं है। पूरा साल आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड रहेगी, फिर जाके कहीं सेल आएगी जब दोबारा उसका सीजन आएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि डीडीपी बाय एयर लें, डीडीपी बाय सी ना लें। इन दोनों में प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। डीडीपी बाय सी हम उस वक्त प्रेफर करते हैं जब हमारे सेलर स्टोर पे थोड़ी बहुत सेल्स आना शुरू हो गई है। चलो दिल को आसरा हो गया कि सेलर स्टोर एक्टिव हो गया, कुछ सेल्स भी आना शुरू हो गई हैं। और उसके भी बाद डीडीपी बाय सी हम उन प्रोडक्ट्स पे लेते हैं जिनकी प्राइस बिल्कुल स्टेबल हो, जिनकी सेल्स बिल्कुल स्टेबल हो। हमें यकीन हो कि 2 महीने के बाद भी चंद पॉइंट्स ही कम हुए होंगे इन प्रोडक्ट्स की प्राइस में। वो कैसे पता चलता है? जब हम सेल्स ट्रैक करते हैं 10 12 15 दिन किसी प्रोडक्ट की, उसका प्राइस बिहेवियर हमें समझ आ जाता है कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। यहाँ तक की डिस्कशंस आप लोगों को समझ आई है? और सर ये DPU क्या क्या मतलब डिलीवर्ड बाय एट प्लेस अनलोडेड? DPU का मतलब है कि आप इसे ना पढ़ें। ओके सर। जो मैंने पढ़ा दिया है उसी को समझें, उसी से रिलेटेड सवाल करें। ओके। ज्यादा से ज्यादा आपको वो डैप और डीडीपी, DAP और डीडीपी में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि सर डीडीपी बहुत महंगी होती है, आप डैप ले लें। DPU आपको कोई भी ऑफर नहीं करेगा। इवन ये CIP या CPT, ये FCA, ये भी आपको कोई ऑफर नहीं करेगा। आपको कहेंगे सर डैप ले लें और एक्सप्रेस ले लें। एक्सप्रेस के साथ आपको बाय एयर का, एयरप्लेन का निशान बना के दिखा देंगे कि ये ले ले।
सिर्फ एक्सप्रेस पे नहीं रहना, बाय एयर पे नहीं रहना, डीडीपी बाय एयर पे बात करनी है। कभी भी लेस देन डीडीपी आपने अगर एग्री कर लिया अपने सप्लायर के साथ और उसी पे पेमेंट कर दी, अब आपका सप्लायर अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचाने का पाबंद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दुबई या सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे लाके छोड़ देगा। अब आपकी अपनी सरदर्दी है कि उसको कस्टम से छुड़ाएं या ना छुड़ाएं। ओके सर। यहाँ अगर किसी का कोई सवाल है पूछ ले। इसके बाद हम फिर स्विच करके जाने लगे हैं अमेजोन प्लेटफॉर्म पे और वहां से सोर्सिंग की इब्तिदा करते हैं। सर फाइनल ये हुआ ना कि हम EXW विद DDP डीडीपी बाय एयर। बाय एयर लेंगे। जी। जी ठीक है। इसमें आप जब डीडीपी लेते हैं ना, कुछ लोग तो इसको डोर टू डोर सर्विस कहते हैं, आप याद रखने जी के लिए जो मर्जी इसको कहें, लेकिन डीडीपी का जो एब्रीवेशन है ये आपको याद होना चाहिए। आप इसको पढ़ें। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू द नेम्ड प्लेस इन देयर बायर्स कंट्री, पेइंग ऑल द कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्यूटीज, टैक्सेस, कस्टम फॉर्मेलिटीज, सारा कुछ। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलोडिंग। जो हम है वो अच्छा सर अनलोडिंग के इसमें मसलन ट्रक से आ रहा है या हवाई जहाज से। हवाई जहाज जारी सी बात है किसी गली वगैरह में तो नहीं आएगा, गली में तो ट्रक आएगा या कोई पिकअप वगैरह आएगी, उससे अनलोडिंग हमारे जिम्मे होती है। लेकिन जब हम अपने चाइनीज सप्लायर से डीडीपी लेते हैं तो वो अनलोडिंग भी साथ ही, अनलोडिंग का मतलब वो कोरियर वाला जाएगा अमेजोन वेयर हाउस उनके दरवाजे पे उतार देगा, बस इतना काम है। नहीं सर सर इसमें आपने सिटी भी बताया। कंफर्म करना होता है। मसलन हम रियाज में ले रहे हैं, दमाम में ले रहे हैं जी जी, वो तो आप जब हमारा सेलर स्टोर बन जाएगा किस एड्रेस पे लेना है वो आपको फाइनल उस वक्त पता चलेगा। जब हम इनसे बात कर रहे होंगे चाइनीज सप्लायर से कि हमें दुबई के लिए या सऊदी अरब के लिए डीडीपी चाहिए, डेफिनेटली वो आपसे फौरन कहेगा कि पता बताएं किस एड्रेस पे बिल्कुल। चाहिए। डमी एड्रेस जी मैं जी आपको दे दूंगा। बिल्कुल सही हो गया। उस सर एक नहीं और डमी। टर्म इसके होती अलावा है ना बता कोई DDP और की। सोचे ही ना, मतलब आपने अगर बिजनेस सेफ करना है तो यही है, डीडीपी के अलावा नेक्स्ट और ऑप्शन ही नहीं है। ऑटोमेटिक वे सर पे काम करना है तो यही है। जी मतलब कि बाकी सबको इसमें सर छोड़कर। जो 22C आता है तो जी, उसमें इसमें तो फिर कास्ट का भी फर्क होगा ना, उसके बहुत जो ज्यादा चार्जेस फर्क ज्यादा होता है। होंगे उसके कास्ट। अगर बाय एयर मसलन आपसे वो $500 मांग रहा है तो बाय सी हो सकता है वो $100 में लाने के लिए तैयार हो जाए। वो तो बंदे ने अपने स्टोर का सिस्टम देखना है। मेरे पास मसलन 500 प्रोडक्ट पड़ी हुई है, मैं नेक्स्ट पता है महीने दो में आ जानी है, तो बंदा 500 और ऑर्डर कर सकता है, उसको 22C कर सकता है। वो ये इन सवालों के जवाब आपको बाद में मिलेंगे कि हम कितनी मजीद ऑर्डर कर सकते हैं और कब जाके ऑर्डर कर सकते हैं, इस सवाल को छोड़ दें। लेकिन मैंने बताया था कि आप बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए बाय एयर मंगवा लें। जब थोड़ी बहुत सेल्स आ जाए, आपको तसल्ली हो जाए कि वाकई ये अर्निंग करने का सोर्स है, तब आप बाय सी की तरफ भी चले जाएं। बिल्कुल उसी तरह के ठीक वाइट हो लेबल से स्टार्ट करके हम ब्रांड और फिर एमपीएल या पीएल की तरफ जा सकते हैं। आप बाय एयर से स्टार्ट करके बाय सी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। जी आरिफा, आप कुछ पूछना चाह रही थी, कुछ और लोगों की भी आवाजें आ रही थी, वन बाय वन पूछ सकते हैं। सर बस मैं यही पूछना था, मैंने कहा मतलब बाकी सब चीजों को छोड़कर बस डीटीपी बाई एयर पर ही फोकस होना चाहिए बाकी। जी आपका मतलब बिल्कुल ठीक है। जी ओके। बिलाल। सर मेरा एक सवाल है। जी पूछें। आपका नेम नहीं आता, वीवो सर लिखा नजर आता है। आप पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। इसमें एक और टर्म होती है ना DDP बाय रोड, वो नहीं बाय यूज कर रोड वाला सकते? ऑप्शन अगर वो हमें यूज चाइनीज करेंगे तो। सप्लाई से मिलता ही नहीं है दुबई सऊदी अरब के लिए, अमूमन नहीं मिलता। हाँ बाय सी बाय एयर ही मिलता है। सर अगर मिल जाए तो उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, जिस तरह आपने बाकियों का बताया इसका बताएं। मेरे इल्म में नहीं है, वो आप अपने चाइनीज सप्लाई से पूछ लीजिएगा। जी सर ठीक है। मेरे इल्म में नहीं है उसका। तो जो थी वो मैंने आपको बता दी। ये इस पे जो कोई पीस डिफेक्टेड तो नहीं है, ये चीज इंश्योर करेगा amazon? ये अभी हम बात करेंगे कि हम अपने चाइनीज सप्लायर से प्रोडक्ट की क्वालिटी को ओ, कैसे इंश्योर करेंगे। पहला सवाल तो ये होना चाहिए। नंबर सेकंड, जब अमेजोन वेयर हाउस प्रोडक्ट पहुंच जाएगी उस वक्त अमेजोन की टीम जब आपके बॉक्स को अनपैक करके प्रोडक्ट्स चेक करना शुरू करती है,
उस वक्त डेफिनेटली वो कोई ना कोई उस पे ना मैयर लगाते हैं, उसको इंस्पेक्शन करते हैं थोड़ी बहुत, कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की थी, जो आप प्रोडक्ट सेल करने का दावा करने वाले थे, क्या वही प्रोडक्ट आपने सेंड किया या कोई और प्रोडक्ट चली गई है। फॉर एग्जाम्पल आपने टूथब्रश सेल करना चाहे थे, लेकिन वहां जो है स्लीपर निकल आए हैं उस बॉक्स में से। जिस बॉक्स पे आपका दावा था कि मैं इसमें टूथब्रश भेज रहा हूँ, वो अमेजोन की वेयर हाउस टीम ने ओपन किया तो स्लीपर मतलब बिल्कुल ही कोई डिफरेंट प्रोडक्ट निकल आई है। या कलर आपने रेड सेलेक्ट किया हुआ था, जब बॉक्स खोले तो रेड का एक पीस भी नहीं है, सारे वाइट हैं। उस सूरत में अमेजोन की टीम आपको नोटिफाई करती है कि सर शायद मिस्टेक आपसे हो गई है, कि आप जो प्रोडक्ट भेजना चाह रहे थे अमेजोन वेयर हाउस पे, जो प्रोडक्ट आपने अपने सेलर स्टोर में ऐड की है सेल करने के लिए, और जो प्रोडक्ट आपने भेजी है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। काइंडली आप अपने ये प्रोडक्ट यूनिट वापस मंगवा के ठीक वाली प्रोडक्ट भेजें। और अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट टूटी हुई है, डेफिनेटली टूट वो चीज सकती है जो शीशे वगैरह की बनी हुई है, हमने उन चीजों से तो वैसे ही आपको मना किया है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पहुंचने पे टूटी हुई निकल रही है, या सप्लायर डैमेज के ऑप्शन से अमेजोन आपको बता देता है कि जब हमने आपका बॉक्स ओपन किया है तो उसमें से 100 में से 50 पीस, 10 पीस या दो पीस जितने भी हैं, ये सप्लायर डैमेज निकले हैं। जी, और किसी का कुछ सवाल हो। सर हम सर इंस्पेक्शन जो इसको है किस तरह प्रोसीड, उस टाइम इसको भी फिर तो हम करवा क्या, जो सकते हैं हमारा जिस टाइम सप्लायर सेलर है। को। एक एक पूछे, पहले कोई एक बोल ले। मुझे नहीं नजर आया था कौन कौन बात करना चाह रहा है। शायद जाहिद आप थे, नहीं सर। और कौन जो भी है बात कर ले। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम इंस्पेक्शन पहले भी तो करवा सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल जिस टाइम हमने अलीबाबा सप्लायर से चीज लेनी है जी उस टाइम भी तो इंस्पेक्शन हो सकती है ना। जी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर आप उनकी पेड सर्विसेज लेंगे इंस्पेक्शन करवाने की अलीबाबा से, आपको कम से कम 100-150 डॉलर चार्ज कर लेंगे, और इस इंस्पेक्शन का आपको मैं फ्री में कैसे इंस्पेक्ट करने हैं वो सिखा दूंगा। अगर देखें, आप चाइना से जब प्रोडक्ट्स इंस्पेक्ट करवा रहे हैं उस वक्त शीशे की सारी चीजें ठीक थी। अब चाइना जिस फैक्ट्री से चली है, चाइना के एयरपोर्ट या सी पोर्ट तक आई है, एक दफा मजदूर ने गाड़ी में लोड की है, फिर एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे डीलोड किया, अनलोड किया उसको, फिर वहां से हवाई जहाज या बहरी जहाज में लोड हुई है, फिर उसके बाद आपके डेस्टिनेशन कंट्री पे जाके फिर अनलोड हुई है, फिर वहां से अमेजोन के लिए लोड और अमेजोन जाके अनलोड हुई है, फिर अमेजोन वेयर हाउस में रखी गई है, फिर गाड़ी में डाल के कस्टमर को डिलीवर की गई है। ये इतनी दफा कार्टन मजदूर के कंधे पे जाएगा, और फिर 5 फीट का भी अगर मजदूर हुआ, 4 फीट का भी हुआ कोई चाइनीज मजदूर, उसके कंधे से जब कार्टन ने धड़ाम जमीन पे आना है तो उसका कुछ ना कुछ हिलेगा जरूर। तो चाइना की इंस्पेक्शन जिसपे आपने पैसे भी खर्च किए होंगे, वो जब सऊदी अरब या दुबई के कस्टमर तक पहुंचेगी, वो 6-7 दफा आसमान और जमीन की सैर कर चुकी होगी। उस इंस्पेक्शन का आप पैसे तो खर्च करेंगे, एट द एंड कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, क्वालिटी कंफर्म कैसे करनी है इंशाल्लाह अभी आप सीख लेंगे। जी सर ठीक है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल हमने 100 पीस ऑर्डर किए हैं, उसमें से 5 पीस डैमेज निकल आए हैं, तो फिर हम क्या, जो हमारा सेलर है उसको कांटेक्ट करेंगे या उसको अगर इग्नोर तो कर ये देंगे नॉर्मल किस। सा डैमेज परसेंटेज है ना, मतलब 100 में से 2, 4, 5 निकल गया, उसके लिए क्या आप बैग पे उससे राब्ता करेंगे और क्या नहीं, इतने चलते हैं। लेकिन अगर डैमेज रेशियो ऐसे है 25% है या 50% तक जा रही है, डेफिनेटली फिर हम अपने सप्लायर से राब्ता करेंगे, और अमेजोन को कहेंगे कि हमें पिक्टोरल जो है एविडेंस दे, तस्वीरी सबूत दे कि प्रोडक्ट वाकई डैमेज है। और वही पिक्चर्स आप शो करेंगे अपने अलीबाबा सप्लायर को। अगर आपसे वो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप डायरेक्ट अलीबाबा को कंप्लेंट करेंगे, और अमेजोन की स्क्रीनशॉट्स लेके देंगे कि ये सप्लायर डैमेज पीसीज हैं, और अमेजोन ने भी इसको सप्लायर डैमेज ही मेंशन किया, और ये इसकी पिक्चर्स हैं। काइंडली आप हमें इन पीसीज का या तो रिफंड लेके दें, या उसे सप्लायर को मजबूर करें कि हमें वो डिलीवर करवाए मजीद। 72 दिन के अंदर अंदर अली बाबा आपकी बात सुनता है, और अगर आपके पास उसका सबूत हो अच्छे से, आपकी बात मानता भी है। जी वासिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी जी, बात करें।
मेरे ख्याल है उन्होंने सिर्फ इशारा करके ये देखना था कि उनके इशारे पे बस रुकती भी है या नहीं। जी वासिफ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? और किसी का कोई सवाल हो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी खालिद। सर डीडीपी में ए और सी में कैसे हम लोग चूज करेंगे? हम बाय एयर को चूज करेंगे ताकि नहीं वो कैसे हमारे सामने कैसे वो वो हम आप कैसे? जब सप्लायर से बात कर रहे होते हैं ना, उसी वक्त आप उसको बताते हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना होता, ये बायर के साथ बात करके तय करना होता है। ओके सर। जी सर वासिफ आप। सप्लाई से बात ईमेल से करते हैं या मतलब क्या प्रोसेस उसका? सर अभी देखेंगे आप के बायर को कैसे कान पकड़ के उसके बात करेंगे इंशाल्लाह। कान से कुछ निकाल, ठीक है। जी वासिफ, मैं आपके इंतजार में हूँ। आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप बोलने की वो सर कोशिश भी कॉल करें। अभी वो सर कॉल आई थी। मैं पूछ रहा था कि अगर आपने बोला है ना कि हम चाइनीज सप्लायर के थ्रू हम जब अमेजोन के वेयर हाउस से जो आते हैं कुछ भी प्रोडक्ट, तो हमने जब मिसाल के तौर पर 100 पीसेस मंगवाए हैं, तो अब वो जो 100 पीसेस वहाँ पे पहुँचे हैं उसने किसी और प्रोडक्ट से भेज दिए गलती से, जैसे कि वो स्लीपर से भेज दिए। तो अब वो जो रिटर्न अमेजोन बोलता है कि ये रिटर्न करना है कि हमें सही वाले भेजें, तो क्या वो जब वो वापस जाएंगे यानी कि उसके पास सप्लाई के पास, तो उसके लिए वो हमसे चार्ज करेगा या वो खुद लेगा और फिर वापस से अच्छी वाली जो रियल आइटम है वो भेजेगा? हम अली बाबा से कंप्लेंट करते हैं कि हमें तो लॉस हो गया, कि हमारे पैसे भी गए हैं, इन्वेस्टमेंट भी गई है और डीडीपी भी गई है। हमें अब मतलब है कि हमारे जो डिजायर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी है और प्रोडक्ट है वो पहुंचे। रिटर्न उठानी है, हम उसको जी। कह देंगे सप्लायर को कि अमेजोन वेयर हाउस पड़ी है, खुद ही उठवा ले, या हम वहां से शिप करवाते हैं। उसकी शिपमेंट के जो चार्जेस हैं वो सप्लायर जाने और वो जाने। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर सप्लायर बात नहीं मानता है तो अली बाबा से डायरेक्ट हो जाते हैं हम। पर जी। ऐसा होता नहीं है, ये आप लोगों अगर के वैसा बस चाहिए तो सवालात ही हैं। ऐसा होता नहीं है। ठीक हजार है। क्या 10,000 में से भी कोई एक केस ऐसा नहीं होता है कि चाइनीज सप्लायर आपकी प्रोडक्ट चेंज कर दे। क्योंकि ये जो बड़े सिस्टम होते हैं ना, ये ऐसे तुक्के से, ये गलती से नहीं चल रहे होते। बड़ा निजाम होता है इसके पीछे, कई लोगों की मेहनत होती है और कई चीजों से गुजरने के बाद चीजें फाइनल हो रही होती हैं। कई प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो फाइनल हो रहे होते हैं। लें जी, अब हम कोशिश करते हैं कि स्टार्ट करें सोर्सिंग की। सोर्सिंग के लिए मैंने आप लोगों को एक जुमला बोला था, शायद किसी को याद हो, कि हम अमेजोन के बायर अकाउंट को ना सिर्फ अमेजोन के बायर प्लेटफॉर्म को ना सिर्फ प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अली बाबा से सोर्सिंग के हवाले से भी जो फर्स्ट स्टेप है या बेस कैंप है, हम अमेजोन के बायर प्लेटफॉर्म को ही बनाते हैं। आप तसव्वुर कर लें, ये प्रोडक्ट आपके हंटिंग क्राइटेरिया के बिल्कुल मुताबिक है। इसका बीएसआर, इसकी सेल्स, इसकी प्राइस, एवरीथिंग इज ओके। अब आपने इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है अली बाबा से। जब आप लोग अली बाबा सर्च बाय इमेज की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, जो ही आप इस प्रोडक्ट की पिक्चर पे अपना माउस कर्सर लाएंगे, ये आइकन आप लोगों को नजर आ रहा है, अली बाबा इमेज सर्च वाला, स्क्रीन पे। जी सर। इसको ओके सर, आ रहा है। जस्ट एक माउस क्लिक करेंगे और मैजिक देखेंगे। इसके बाद जब ये कर्सर अपनी वर्किंग पूरी कर लेगा, आप लोगों ने देखा है कि क्या कमाल हुआ है। सिर्फ एक क्लिक करने से ये एक्सटेंशन मुझे अली बाबा की उन लिस्टिंग्स पे ले आई है जहां पे मेरी मतलूबा प्रोडक्ट बिक रही थी। इस एक्सटेंशन ने हमारे लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग इंतहाई आसान कर दी है। वो कैसे? कि मैंने जस्ट जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, जिसकी सेल्स को ट्रैक कर लिया था, और सेल्स ट्रैक करने के बाद अब मैं उसकी बकिया सारे मेजरमेंट चेक करने के बाद सोर्सिंग पे आना चाह रहा था।
जस्ट एक क्लिक से वो प्रोडक्ट मेरे सामने अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे आ गई है। अब दूसरा तरीका अलीबाबा पे प्रोडक्ट को सर्च आउट करने का, वो क्या है? ये मैं पेट बाथ टब इसको कॉपी कर रहा हूं। मैंने एक्सटेंशन जो स्क्रीनशॉट वाली है वो इनेबल की है, प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लिया है कंप्लीट, जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बड़ी वाजे आ रही हो, और इसको मैंने किया है सेव। सेव करने पे मैं इसको, जो कीवर्ड मैंने प्रोडक्ट का पेट बाथ टब, ये सेव कर लिया है। मैं आया हूं alibaba.com पे। यहाँ सर्च बार में आप लोगों को ये कैमरे का आइकन बना नजर आ रहा है। जी। मैंने इस जी पर सर। क्लिक किया, ये मुझे कह रहा है कि आप फाइल अपलोड करें। मैं फाइल अपलोड करने के लिए जहां मैंने सेव की थी फाइल, पेट, ये आ गया पेट बाथ टब, इसको मैंने ओके किया। आप देख रहे हैं दो एक्सटेंशन से अलीबाबा पे सेम वही प्रोडक्ट फाइंड आउट करना मेरे लिए कितना आसान हो गया। जस्ट एक क्लिक से मेरे सामने उस प्रोडक्ट्स की बेशुमार लिस्टिंग्स आ गई हैं, जिनमें से डेफिनेटली मैं वही प्रोडक्ट चूज कर रहा हूँ जहां मुझे प्रोडक्ट की प्राइस कम से कम नजर आ रही होगी। दो तरीकों से अभी आपने अलीबाबा पे प्रोडक्ट को सर्च आउट करना सीख लिया। नंबर वन, इमेज सर्च, अलीबाबा इमेज सर्च वाली एक्सटेंशन से। नंबर सेकंड, स्क्रीनशॉट वाली लाइट शॉट एक्सटेंशन से प्रोडक्ट का इमेज लेके अलीबाबा के सर्च बार में कैमरा पे क्लिक करने के बाद उस फाइल को अपलोड की, डेफिनेटली हमारे सामने प्रोडक्ट आ गई। और तीसरा और सबसे अहम तरीका कीवर्ड सर्च का है। आप शॉर्टेस्ट कंप्लीट नेम जो उस प्रोडक्ट का है वो अलीबाबा के सर्च बार में टाइप करें और सर्च का बटन दबा दें। दिस टाइम मेरे सामने मैन्युफैक्चरर्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। जो मैं सिलेक्ट करना चाहूँ अगेन वो मेरे सामने आ जाएंगे। मैं alibaba.com पे जाता हूँ, मेन पेज पे। यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट होती प्रोडक्ट सेलेक्ट है, और मैंने ये बटन दबाया, कीवर्ड सर्च की है। मेरे सामने ये रिजल्ट्स आ गए हैं प्रोडक्ट के, कि कहाँ कहाँ से मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ, ये इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकता हूँ। ये ऑप्शन मेरे सामने आ गए हैं। प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के तीनों तरीके आप लोगों को समझ आ गए? सर ये फर्स्ट जी सर। वाला करेंगे सर, क्योंकि मैं जरा अपनी बेटी को देखने लग गई थी। ये देखिए मैडम कि ये इमेज पे जैसे ही मैंने अलीबाबा इमेज सर्च वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल की गूगल क्रोम से, अब मेरे इमेज पे आपको ये ऑरेंज एरो अपवर्ड लिखा नजर आ रहा है बना हुआ। सर जी बिल्कुल। इस पे मैं जस्ट माउस क्लिक करता हूँ एक, ये प्रोडक्ट खुद ब खुद मेरे सामने ओपन हो जाएगी अलीबाबा की वेबसाइट पे। अगर कभी आपको ये रिजल्ट्स प्रॉपर शो ना हो रहे हो, आपने क्या करना है, ब्राउजर को ऑन कर लेना है बस, और इससे ज्यादा काम कोई नहीं करना है। जैसे ही आप ब्राउजर को ऑन करेंगे फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये सर्च रिजल्ट्स बिल्कुल प्रॉपर आने लग जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। अब आपने यहाँ समझना है कि इतने सारे सेलर्स आ रहे हैं, उन सेलर्स में से किसको आप सिलेक्ट करेंगे सोर्सिंग के लिए। नंबर वन, जो वेरीफाइड सप्लायर है उन्हें सिलेक्ट करेंगे। नंबर टू, वेरीफाइड सप्लायर के साथ साथ जिनकी एक्सपीरियंस एज कम से कम 2 साल है, ये बिल्कुल मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जहां वेरीफाइड लिखा हुआ था उसके बिल्कुल नीचे एक्सपीरियंस एज लिखी हुई है कि ये सेलर पिछले कितने अरसा से alibaba.com पे अपनी वर्किंग जारी रखे हुए। ये वाला सेलर पिछले 6 साल से alibaba.com पे अपनी वर्किंग जारी रखे हुए। हमें वेरीफाइड सेलर चाहिए, और ऐसा सेलर वेरीफाइड जिसकी एक्सपीरियंस एज कम से कम 2 साल हो। 2 साल से जायद हो तो बहुत बेहतर। 2 साल से कम वाला सेलर अगर आपको मिल गया ना तो बहुत परेशान करेगा,
उसको आप समझा ही नहीं सकेंगे कि मैंने अमेजोन पे ट्रांसफर करवानी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तीसरा क्राइटेरिया कि कुछ ना कुछ डायमंड उसके पास हो, क्योंकि ये जो आपको ऑरेंज कलर के डायमंड लिखे नजर आ रहे हैं, बने नजर आ रहे हैं वेरीफाइड के बाद, ये जो इन सप्लायर का पास्ट सेलिंग एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने जो यहाँ कमेंट किए हुए हैं, पॉजिटिव कमेंट किए हुए हैं, उस रेटिंग्स या कमेंट्स की बुनियाद पे अली बाबा ये डायमंड अलॉट करता है। ये 53 रेटिंग्स है और 4.4 इसकी ओवरऑल रेटिंग रेशियो है। इसको 3 जो है डायमंड मिले हुए हैं, इसको भी 3 डायमंड मिले हुए हैं। ये डायमंड कुछ ना कुछ होने चाहिए। अब एक ही प्रोडक्ट आपने जो सर्च आउट करनी है, जो जिसकी सोर्सिंग के लिए आप आए हैं, उसके कम से कम 4 से 5 सेलर आपने ओपन करने हैं। डेफिनेटली उनमें जो लोएस्ट प्राइस वाले वेरीफाइड सेलर होंगे और 2 साल से ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस होगा, आप उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। एक ही प्रोडक्ट के मैं बता रहा हूँ कम से कम 4 5 6 सप्लायर को ओपन करके आपने उनके साथ डिस्कशन शुरू करनी है। सप्लायर ओपन करने का क्या मतलब है? आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन कर ले अलीबाबा की, यहाँ प्रोडक्ट के इमेजेस देख ले, प्रोडक्ट बिल्कुल कोशिश करें वेरीफाई कर लें वैसी ही नजर आ रही है आपको जैसी आप अमेजोन की लिस्टिंग पे देख के आए हैं। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको प्राइस स्लैब बने नजर आ रहे हैं। अगर तो आप कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 499 यूनिट परचेज करते हैं, आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है $7.9 की पड़ेगी। और अगर आप 500 प्लस यूनिट परचेज करते हैं इस प्रोडक्ट के, आपको पर यूनिट कॉस्ट $7.3 पड़ेगी। हो सकता है इसके अलावा 2 3 प्राइस स्लैब्स और हो, हर सेलर का मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी हो सकती है। आपने ना सिर्फ प्रोडक्ट के सारे इमेजेस देखे, बल्कि इसके साइज वगैरह की इंफॉर्मेशन जैसे आपने अमेजोन लिस्टिंग्स पे देखी थी, अगर आपको अली बाबा के इमेजेस में भी इसके कहीं साइज वगैरह की इंफॉर्मेशन मिल रही हो, आप उसे भी देख सकते हैं। प्लस यहाँ कस्टमर के रिव्यूज, लोगों ने हमसे पहले इससे प्रोडक्ट परचेज किया है, उनके क्या रिव्यूज है, क्या था थोड़ा सा डिफरेंस था डिलीवरी में, लेकिन ओके है, ओवरऑल ओके है, राजी है, 5 स्टार दिए हुए हैं। आपने इनके रिव्यूज पढ़ लेने हैं। और अब आपको लग रहा है कि ये अच्छा सप्लायर हो सकता है, इसकी ये टेक्निकल इसकी एक्सपेक्ट्स आ गए हैं, ये साइज आ रहा है, एक एक यूनिट इसका 1.2 किलो 1200 ग्राम का है। डेफिनेटली अगर ये साइज इसका बड़ा है और वेट इसका ज्यादा है, ये इसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आ रही है कि साइज इसका ओपन होने पे कितना है और क्लोज होने पे कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देख ली। और इसको बिल्कुल जो जिस लिस्टिंग से आप उठा के लाए हैं इस प्रोडक्ट को, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इसके साइज वगैरह के साथ आपने मैच करना है इसको, कि वाकई ये इतनी है। ओके हो गया, आपने मैच कर लिया, आपको लगा कि ये प्रोडक्ट और ये सप्लायर मेरे काम का हो सकता है, क्योंकि वेरीफाइड भी है, इसका एक्सपीरियंस एज भी काफ़ी है, 2 साल से ज़्यादा है। प्लस इसको जो है मैं सोर्सिंग करने के लिए इसके रिव्यूज देख रहा हूँ, वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। अब मुझे इससे कुछ बात करनी है। बात इनिशिएट करने के लिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता चुका हूँ कि जब तक आपके पास अली बाबा का बायर अकाउंट सेटअप नहीं होगा, आप किसी भी चाइनीज सप्लायर से, अली बाबा सप्लायर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन करने के लिए एक छोटा सा ये मेन्यू है जिसे बी मेन्यू कहा जाता है। इस पे सेकंड पे आपको प्रोफाइल पिक्चर अगर थोड़ी बहुत नजर आ रही है, जैसे ही मैं इस पे लाता हूं तो चैट नाउ का बटन आपको बिल्कुल स्क्रीन के राइट साइड बॉटम पे देखिएगा। मैं जैसे ही यहाँ माउस कर्सर लाता हूँ, चैट नाउ का बटन बनता है। नजर आ रहा है सब लोगों को? जी सर, बिल्कुल सर नजर आ रहा है। इसको चैट नाउ पे क्लिक करना है आपने। कभी भी स्टार्ट ऑर्डर पे या ऐड टू कार्ट पे ये जो मैसेज का आइकन बना हुआ है, यहाँ नहीं क्लिक करना है। ये इसी चैट नाउ से ऊपर भी आपको कॉन्टेक्ट सप्लायर पे यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रोडक्ट के जितने भी सप्लायर अली बाबा पे बैठे हैं, अली बाबा आपकी इंफॉर्मेशन उन सारे सप्लायर्स को जो है शेयर कर देगा। और वो सब मिलके आपके ऊपर ऐसा धावा बोलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि मैं किसका मैसेज देखूं और किसको रिप्लाई करूं। ऐसा नहीं करना है आपने। चैट नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है, जहां अमूमन इनकी प्रोफाइल पिक लगी होगी, जो भी इनका सेल्स रैप है।
जैसे ही आप चैट नाउ पे क्लिक करते हैं, एक मेन्यू आपके सामने व्हाट्सएप की तरह का एक प्लेटफॉर्म आपके लोगों के सामने ओपन हो गया है। इस पे आप आपके सामने जो है मुखातब कर रहे हैं जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, वो भी एक ह्यूमन है, इंसान है। आपने उसको इंसान ही समझना है, बोट नहीं समझना। बड़े तरीके तरीके सलीके से इनके साथ बात करनी है। और ये अगर आप इसको कंप्लीटली देखना चाहें, वाकई व्हाट्सएप की तरह आपको ये सारा एटमॉस्फेयर यहाँ नजर आने लग जाएगा। मैं इसको यहाँ हाई करता हूँ। चाइना का टाइम जोन जो है पाकिस्तान से 5 से 7 घंटे फॉरवर्ड चल रहा है। अभी यहाँ तकरीबन रात के 11 बजने को है पाकिस्तान में, और सऊदी अरब में वहाँ 2 घंटे पीछे है, रात के 9 बजने को है, और दुबई में 1 घंटा पीछे है, रात के 10 बजने को है। तो चाइना में हमसे 5 घंटे आगे है, वहाँ रात के 3 बज रहे होंगे इस वक्त। तो रात के 3 बजे डेफिनेटली कोई भी अच्छा सप्लायर आपको जवाब नहीं देगा। ये इसने एक ऑटोमेटेड मैसेज छोड़ दिया कि थैंक यू, आपका मैसेज मैंने देख लिया, जैसे मैं इसको देखूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। एक ऑटोमेटेड मैसेज आ गया हमें। आपको सोर्सिंग के लिए सऊदी अरब के टाइम के हिसाब से बात कर लें, पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से बात कर लें, या दुबई के टाइम के हिसाब से बात कर लें, सुबह 12 से पहले पहले टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो अच्छे सप्लायर होंगे, जो लेवल पे काम कर रहे होंगे, जिनका मैनेज ऑफिस सिस्टम होगा, वो लोग आपको सप्लाई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनका टाइम हमसे 5-7 घंटे आगे है। पाकिस्तान से 5 घंटे आगे हो तो सऊदी अरब से डेफिनेटली 7 घंटे आगे है, और दुबई से 6 घंटे आगे है। तो उस इस चीज को आप, इस मार्जिन को जहन में लाजमी रखिएगा। और जब आप अपना अली बाबा का बायर अकाउंट बना लेंगे, तो आप उन सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए अ, अपने मोबाइल ऐप पे अली बाबा की ऐप डाउनलोड करके मोबाइल से भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये मैसेजेस आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। हम जैसे ही ये बात स्टार्ट होती है, हम अगेन इसको वो पिक्चर शेयर कर देंगे डाउनलोड करके जो अमेजोन पे लगी हुई है, कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए विद सेम। अगर इसके ऊपर लोगो है, कोई बॉक्स पैकिंग है, हम वो भी शेयर करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट इस बॉक्स पैकिंग में, इस लोगो के साथ, इस डिजाइन के साथ चाहिए। अगर इसके कुछ पीसीज हैं, 2 4 5 10 पीसीज हैं, हम वो पीसीज भी अपने सप्लायर के साथ शेयर करेंगे। हमें एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट चाहिए जो अमेजोन पे बिक रही है। रीसेलिंग मॉडल में करना क्या होता है, आप सेम वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी आपके सेलर स्टोर को खतरे में डाल सकती है। रीसेलिंग का मतलब ही है जो प्रोडक्ट पहले से बिक रही है, हम वही बेचना चाह रहे हैं। अब इसमें व्हाइट और ग्रे कलर का मिक्सचर है, आप इसको रेड एंड व्हाइट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर क्या कहेगा कि ये तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो मुझे दिखाई गई थी। वो आपको प्रोडक्ट वापस करने का, रिटर्न कर देगा, और नेगेटिव फीडबैक भी देगा, जिससे हमारे स्टोर की हेल्थ डाउन जा सकती है। हेलो हाई करने के बाद आप इसको बताएंगे कि सर मैं मिडल ईस्ट अमेजोन पे मेरे बड़े बड़े स्टोर हैं, होलसेल के स्टोर हैं, और मुझे आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। वो आपको छूटते ही हेलो हाई के बाद कहेगा, सर बताएं इस प्रोडक्ट के 100 यूनिट करूं, 200 यूनिट करूं, क्वांटिटी बताएं आप। वो आपको हर दूसरे मैसेज पे नहीं, पहले मैसेज पे आपकी बात जवाब देने से पहले कहेगा क्वांटिटी बताएं, क्वांटिटी बताएं। आपने उसको जब हेलो हाई करना है तो उसे कुछ कहना कि कोई प्रोडक्ट की मुझे क्वालिटी के बारे में तो बताओ, प्राइस EXW प्राइस के बारे में तो बताओ, फिर ही मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगा। वो जब भी आपको प्राइस के बारे में बताएगा, फौरी कहेगा कि आप क्वांटिटी बताएं और ऑर्डर कंफर्म करें, क्वांटिटी बताएं और ऑर्डर कंफर्म करें। आपने उस तरफ नहीं उसे जाने देना, अपनी बात पे रखना है उसको, खुद उसको उसके ऊपर हैवी रहना है, उसको अपने ऊपर हैवी नहीं करना है। और ये बिल्कुल ना घबराइएगा कि ये लोग आपको किसी दर्जे में परेशान कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, इनसे सोबर रहें। अब ज्यादा से ज्यादा मसला क्या हो सकता है कि आप लोग कहें कि हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन बात करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या टाइपिंग अच्छी नहीं है। उसका हल मैंने आपको कल के सेशन में समझा दिया था। translate.google.com पे जाएं, वहां अपनी बात उर्दू में उसको सुनाएं, वो आपको इंग्लिश में टाइप करके दे देगा, वो आप अपने चाइनीज सप्लायर को चिपका दें। जिस तरह हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या अक्सर की अच्छी नहीं होती, बहुत कम लोगों की अंग्रेजी जो बोलचाल है बेहतर होती है। चाइनीज इंग्लिश बोलने के हवाले से हमसे भी काफ़ी लो है।
वो जो आप कम्युनिकेशन उसके साथ कर रहे होंगे, जो आप अंग्रेजी में बात कर रहे होंगे, एन मुमकिन है कि वो भी translate.google.com पे या जो भी उसके पास ट्रांसलेशन का टूल है, आपकी अंग्रेजी को पहले अपनी चाइनीज में कन्वर्ट करेगा और फिर अपनी चाइनीज को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के बाद आपको जवाब चिपका रहा होगा। इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है। आपने इनके साथ कम्युनिकेशन करनी है और बात करनी है। जब वो आपसे क्वांटिटी का पूछे, आपने कहना है कि मुझे तो चूंकि मेरे बड़े बड़े स्टोर हैं, Amazon.sa पे भी हैं, Amazon.ae पे भी हैं, और फिजिकल स्टोर्स की भी लाइन लगी हुई है। मैं तो आपको इस प्रोडक्ट के इतने बड़े बड़े ऑर्डर करने जा रहा हूँ कि आपके पूरे चाइना में कॉल पड़ जाएगी, मजदूरों की कमी पड़ जाएगी, आपको पाकिस्तान से लेबर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, 15-20 फैक्ट्रियां और इसी प्रोडक्ट की लगानी पड़ जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सेलर हूँ। लंबी लंबी लगानी है आपने, बिल्कुल नहीं घबराना। जैसे आप लंबी लंबी लगा रहे होंगे, चाइनीज सप्लायर आपसे भी ज्यादा लंबी लंबी आपको छोड़ के सुना रहा होगा कि इस प्रोडक्ट का सबसे पहले दुनिया में आइडिया हमारी कंपनी के इंजीनियर्स ने दिया था, और ताजमहल वाले इंजीनियर के तो बादशाह सलामत ने हाथ कटवाए थे। हमने अपने इस इंजीनियर का दिमाग ही निकलवा के अलहदा एक शीशे के बॉक्स में सेव करके रख लिया है, ताकि वो इस क्वालिटी का आइडिया किसी दूसरी फैक्ट्री को ना दे सके। और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी ये प्रोडक्ट गई है, सबसे पहले हमारी ही फैक्ट्री की बनी हुई गई है। वो आपसे भी लंबी लंबी छोड़ रहे होंगे चाइनीज सप्लायर, तो इसमें नहीं घबराना है। आपने उसको कहना है कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। वो आखिर में पूछेगा आपसे कितनी क्वांटिटी में, आप कह दें मुझे तो ये 500 से भी ज्यादा यूनिट चाहिए, लेकिन लेकिन कह के बात छोड़ देनी है। फिर अगली बात में उसको क्या कहना है कि हमारा बॉस जो है या हमारा जो टीम लीडर है, वो क्वालिटी के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। अगर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी भी लो निकल आई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, मुझे जॉब से फायर कर देगा, और अगर ज्यादा गुस्से में हुआ तो सच्ची मुच्ची फायर मार देगा। मैंने इस प्रोडक्ट के लेने तो आपसे 1000-2000 यूनिट या 10,000 यूनिट ही हैं, लेकिन स्टार्ट में आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए मैं इसके मैक्सिमम आपसे 50 यूनिट परचेज कर सकता हूँ। वो कहेगा क्वालिटी तो हमारी बहुत आला है, उसे कहे डेफिनेटली मुझे तो आप पे एतमाद है, और मैं देख भी रहा हूँ कि क्वालिटी आला है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी ये है कि क्वालिटी कंफर्मेशन के लिए हम अपने कस्टमर की राय को लेते हैं, हमारी कोई राय नहीं होती। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी एक्सपेक्टेशंस को मींस हमारे कस्टमर पास करते हैं, मैं आपको फौरी इसके बड़े बड़े ऑर्डर स्टार्ट कर दूंगा। आपने उस तो इस तरह की कहानी सुना के राम करना है, मींस जो मैक्सिमम हाई क्वांटिटी पे लोएस्ट रेट है वो आपने 100 या 50 यूनिट तक लेके आना है, और ये करते हैं। अभी ये जिस प्रोडक्ट की प्राइस 7.9 मुझे दे रहा है, अगर इससे बहुत अच्छे सलीके से बात की जाए, हो सकता है ये $5 से $6 के दरमियान हमें हमारी बात तय हो जाए। मींस एक एक दो डॉलर पर यूनिट भी डाउन कर देते हैं। और कल इंशाल्लाह, कल से मुराद जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सोर्सिंग की स्क्रीनशॉट भी चेक करवाऊंगा, आपको विजिट करवाऊंगा कि कैसे हम चाइनीज सप्लायर से बात करके इन चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, किस तरह प्राइस डाउन करवा रहे होते हैं उनसे बात करके। कोई भी चीज आपने अपने एंड पे फाइनल नहीं करनी होती, हर बात पे आपने उसे कहना है कि मैं अपने टीम लीडर से या अपने बॉस से इजाजत लेके फिर ही कुछ कर सकूंगा। मैं एक एम्प्लॉई हूँ, चाहे आप खुद ही हैं, डेफिनेटली आप अपने अकाउंट पे अगर खुद ही काम कर रहे हैं, अपने एंड पे नहीं रखनी है, वरना वो आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा होगा। आपने कह देना ठीक है, मैं अपने बॉस से पूछ के बताऊंगा। एक तो आपने EXW प्राइस पे बात करनी है, और जो वो बताएगा उससे डाउन करवाने की कोशिश करनी है। डाउन करवाने के लिए आप उसको क्या कहेंगे कि हाई क्वांटिटी हमें चाहिए। आप ये ना देखें कि मैं 50 यूनिट अभी परचेज कर रहा हूँ, आप 50 यूनिट वाली प्राइस मुझे दे रहे हैं। आप मुझे इस प्रोडक्ट के 1000 यूनिट वाली प्राइस दें, क्योंकि मैं तो कम से कम 1000 ही लेने हैं। ये 50 तो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करने के लिए ले रहा हूँ। दूसरे नंबर पे हमने DDP प्राइस पे बात करनी होती है। DDP प्राइस आपको वो जो बताएगा आप उसे कहेंगे काइंड ये तो बहुत ज्यादा DDP प्राइस है, आप काइंडली ऐसा करें किसी और कोरियर सर्विस वाले से हमें DDP प्राइस लेके दें, क्योंकि DDP प्राइस वो कंपनी देती है जो आपकी प्रोडक्ट को शिफ्ट करने में काम करती है।
अमूमन वो कोरियर सर्विस वाले होते हैं, कार्गो सर्विस वाले होते हैं, उनसे लेके आपका सप्लायर आपको डीडीपी प्राइस दे रहा होगा। सप्लायर आपके साथ जो बराह रास्त कम्युनिकेट कर रहा होगा वो अपनी प्रोडक्ट की EXW प्राइस पे कर रहा होगा। जैसे ही आप उसे डीडीपी प्राइस कहेंगे, वो कहेगा लाएं मुझे एक एड्रेस दे जिस एड्रेस पे आपको डीडीपी चाहिए। वो आपको लोगों को सेशन में मिल जाएगा, ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, डमी एड्रेस सऊदी अरब का भी और दुबई का भी। आप जिस मार्केट के लिए इसको सोर्स करना चाह रहे हैं उस मार्केट का एड्रेस उसे शेयर करेंगे, वो आपको डीडीपी प्राइस कह देगा कि मैं 2 घंटे तक ये अगले दिन पता करके बताऊंगा किसी कोरियर वाले से। आप जब आपके पास EXW प्राइस भी आएगी, डीडीपी प्राइस भी आएगी, और दोनों पे आपने एक एक दो दफा थोड़ी बहस करके प्राइस कम करवा ली है, वो आपको क्या करेंगे, यही कैलकुलेशन करके चैट में ज़रब तकसीम करके बता रहे होंगे कि आपका टोटल बिल जो है $600 का बन गया, या $1000 का आपका टोटल बिल बन के ये सामने आ गया। आपने उन्हें कहना, चूंकि मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि मैं फाइनल अपने बॉस से या टीम लीडर से पूछ के कर सकता हूं, लिहाजा आप हमें एक परफॉर्मा इनवाइस या ऑफिशियल कोटेशन बना के दें ताकि वो प्रिंट करके मैं अपने बॉस को प्रेजेंट करूं। अगर वो पास करते हैं तो मैं आपको ऑर्डर कर दूंगा। कभी भी चाइनीज सप्लायर की ये जो चैट में कैलकुलेशंस आ रही होंगी उन पे नहीं रहना, उनसे आपने परफॉर्मा इनवाइस या ऑफिशियल कोटेशन लाजमी लेनी है। जी सर, जाबिर। जी सर, जो डीडीपी प्राइस तो आपने बता दिए, हमने जो एड्रेस लगाना है वो वेयर हाउस का एड्रेस लगाएंगे या हम अपना जो सर मैंने अकाउंट अभी का? अर्ज की है कि मैं आपको एक डमी एड्रेस दूंगा। डमी एड्रेस का मतलब एक फर्जी एड्रेस दूंगा अमेजोन वेयर हाउस का। आपने उस पे डीडीपी प्राइस ले लेनी है, लेकिन जो एक्चुअल आपके अमेजोन का वेयर हाउस एड्रेस होगा जहां आपकी प्रोडक्ट जानी होगी, ये हमें कब पता चलता है, जब हम अपने प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर में ऐड करते हैं। उससे पहले नहीं पता चलता। जब हम ठीक हो वाकई गया। में किसी प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे और उसको अपने सेलर स्टोर की जीनत बना रहे होंगे, हम पेमेंट करने से पहले वो लोकेशन फाइंड आउट करके अपने सप्लायर को कहेंगे कि जो पुराना एड्रेस था वो मैंने डमी एड्रेस आपके साथ शेयर किया था, काइंडली इस एड्रेस के साथ मुझे जो नई परफॉर्मा इनवाइस या ऑफिशियल कोटेशन है वो आप डिजाइन करके दें। इस एड्रेस चेंजेस की वजह से आपकी डीडीपी प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गुड हो गया सर, थैंक यू। सर हम डेमो एड्रेस क्यों देंगे, मतलब उसका क्या रीजन है? मैडम, जब तक हम अपने सेलर स्टोर पे प्रोडक्ट लगा ना लें उस वक्त तक हमें रियल जो वेयर हाउस है उसका एड्रेस नहीं पता चलता कि अमेज़न ने हमें कौन सा वेयर हाउस अलॉट किया है। सऊदी अरब में 8 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, कुछ जद्दा में है, कुछ रियाज में है, कुछ दम्माम में है। हमारे लिए अमेज़न किस वेयर हाउस में स्पेस अलॉट कर रहा है हमें नहीं पता होता, जब तक हम ओके। अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट ना कर लें। और वो अभी सेशन का 3 या 4 सेशन के बाद आएगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक डमी एड्रेस होना चाहिए। ओके सर। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर ये रेट इस पे लिखा है 7-0, इसका क्या, ये डॉलर में है क्या इसमें? ये डॉलर में है सर, डॉलर का साइन बना हुआ है, US डॉलर में है कि 1 यूनिट इसका आपको यहाँ मैंने आपको शायद समझाया भी था जब हम बात कर रहे थे। ये प्राइस स्लैब होती है एक ना, जब भी हम किसी भी लिस्टिंग को ओपन करते हैं। एक तो ये कि वो फिक्स्ड प्राइस ही आपको बता दे कि अगर आप इस प्रोडक्ट के 10,000 से ज्यादा यूनिट लेते हैं आपको $3 पर यूनिट प्राइस मिलती है। कुछ सेलर ऐसे होते हैं जिन्होंने इससे कम क्वांटिटी पे आपको कुछ प्राइस स्लैब्स दी होती हैं, जैसा कि ये वाला सेलर है। इस पे तो बात होगी। दूसरा ये सेलर आ गया, अगर आप 500, कम से कम 500 यूनिट और ज्यादा से ज्यादा 3,000 यूनिट तक परचेज करें तो पर यूनिट प्राइस आपकी होगी 5.57। अगर आप 3,000 से लेके 10,000 यूनिट तक परचेज करें आपकी पर यूनिट प्राइस होगी $5.40। और अगर आप 10,000 से ज्यादा यूनिट लें तो 5.20
डॉलर पर यूनिट के हिसाब से आपको ये सेलर प्राइस दे रहा है। इनको प्राइस स्लैब कहा जाता है और ये क्वांटिटी बेस्ड होती है। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी हाई होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी, अली बाबा सप्लायर आपको लोएस्ट प्राइस पे ये प्रोडक्ट ऑफर करना शुरू कर ले। हाँ, ये डॉलर में ना? जी डॉलर में। ये हम सिलेक्ट करते हैं सर, यहाँ ओके। करेंसी कौन सी होगी ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आप ये यहाँ सिलेक्ट करते हैं। सर ये जो आपने एक्सटेंशन बताई है सारी, ये गूगल क्रोम से ही इंस्टॉल होनी है? ये गूगल गूगल क्रोम में इंस्टॉल होंगी और फ्री में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक हो गया। और किसी का कोई आज की पूरी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अब मेरा इरादा है कि चूंकि मैंने वाइट लेबल सोर्सिंग पे एक सेशन और करना है आप लोगों के साथ, जिसमें प्रैक्टिकल को मैं दिखाऊंगा भी, बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक जो अली बाबा सप्लायर के साथ हमारी कम्युनिकेशन होती है वो। फिर जब हम परफॉर्मा इनवाइस किसी भी सप्लायर से ले लेते हैं, उसकी बुनियाद पे हम अपना एस्टिमेटेड आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हम कितना नफा या नुकसान मुतवक्के कर रहे हैं। सेल्स, हम सेल्स ट्रैक से फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट के हम 50 या 100 यूनिट मंगवा रहे हैं, हम कितने अरसे में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेच लेंगे। नफा, जो एक्सपेक्टेड मुतवक्के मुनाफा है, वो जिसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कहते हैं, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, ये फाइंड आउट करने के लिए हम अपने चाइनीज सप्लायर से जो इनवॉइस डिमांड करते हैं उसको ब्रेकअप करते हैं। फिर फाइंड आउट करते हैं कि हम कितने प्रॉफिट या लॉस पे जा सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। अभी मेरा इरादा है कि आप लोगों को मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं, जिनकी बुनियाद पे हम अपना अमेजोन का सेलर स्टोर ओपन कर सकते हैं, ताकि जो लोग जिनके लिए पॉसिबल हो, इन 3-4 दिन में वो अपनी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हम वाइट लेबल प्रोडक्ट की सोर्सिंग पे ही करेंगे। और उसके बाद टाइम मिला तो उसी सेशन में एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। बकिया लोग उसी अकाउंट की वीडियो को देख के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। और फिर जब हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, अप्रूवल के बाद उसकी सेटिंग और उस पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना, अवेलेबल फॉर सेल करना, रियल अमेजोन वेयर हाउस का एड्रेस फाइंड आउट करना और सेल्स लेना, ये सारी टेक्निक्स इन पे इंशाल्लाह बात होगी। जी बिलाल, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जैसे ये यहाँ पर मल्टीपल सेलर बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल जी जी सेलर ए जो है वो डिफरेंट क्वालिटी सेल कर रहा है, सेलर बी जो है वो डिफरेंट क्वालिटी सेल कर रहा है। तो हम उसमें से किस तरह सिलेक्ट करेंगे चीज को कि ये कौन सी क्वालिटी हमने लेनी है? जी इंशाल्लाह ये अगले सेशन में अली बाबा सप्लायर से क्वालिटी कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये अगले जो सोर्सिंग का सेशन है उसमें सिखाऊंगा। ओके सर। बात तो अभी भी मैं मुकम्मल कर सकता हूँ, अभी तकरीबन हमारे पास 20 से 25 मिनट है, लेकिन मेरा ख्याल है वो इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और मेरे लिए तो बिल्कुल मसला नहीं होगा। आप लोगों के दाएं बाएं ऊपर नीचे से बातें निकलेंगी तो फ़ायदा नहीं होगा मेरा ख्याल है। लेकिन अगर आप लोग फ्रेश हैं और समझ रहे हैं मज़ीद कुछ, आप लोग हजम कर सकते हैं डिस्कशन में से, तो कोई इशू नहीं है, मैं समझा देता हूँ। सर आज के लिए मेरे ख्याल थोड़ी सी बन जाएगी। चलें, अब आप लोग बड़े अच्छे और ध्यान से सुनना शुरू कर दें। अगर आप लोग अमेजोन पे अपना सेलर स्टोर बनाना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन सी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, तब आप अपना सेलर स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? और ये बात याद रखिएगा, ये जो सेलर स्टोर के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये टाइम टू टाइम पॉलिसी अमेजोन या लोकल गवर्नमेंट जो है सऊदी अरब या दुबई की, ये चेंज कर सकते हैं और करते रहते हैं। मैं जिस वक्त अब आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक जो मुमकिन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम अमेजोन पे अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बिजनेस डिटेल्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम अपना सेलर अकाउंट
सऊदी अरब या दुबई की मार्केट में ओपन कर सकते हैं, वो है LLC, जो अमेरिका की रजिस्टर्ड कंपनी है। नंबर 2, LTD, जो यूके की रजिस्टर्ड कंपनी है। LLC काफी महंगी पड़ती है हमें कॉस्ट में, उसकी निस्बत LTD थोड़ी सस्ती हमें चार्ज होती है। नंबर 3, UAE गवर्नमेंट का ऑनलाइन ट्रेडिंग लाइसेंस। ये तकरीबन हमें LLC, मुझे रफ अंदाजा है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तकरीबन 2.5 से 3 लाख लग जाता है LLC रजिस्टर करवाने में। अगर आप LTD रजिस्टर करवाएं, तो अगर आप का कोई जानने वाला है जिसकी वहां रिहाइश है यूके में, तब तो आपको एड्रेस के पैसे बच जाएंगे, तकरीबन 50 और 70 पाउंड के दरमियान आपकी कॉस्ट आएगी, आपकी LTD क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एड्रेस भी परचेज करना है, वर्चुअल एड्रेस भी परचेज करना है, ऑलमोस्ट 150 से 250 पाउंड लग जाते हैं। तो इसको पाकिस्तानी रुपयों में कर लें तो 1 लाख प्लस पे कहीं जाके बात बन रही होती है LTD की। इसके बाद थर्ड जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है, वो है यूनाइटेड UAE का ऑनलाइन ट्रेडिंग लाइसेंस। इसकी कॉस्ट जो है हमें तकरीबन 5,500 से 6,000 दिरहम के दरमियान पड़ती है। यूं समझ लें 4 लाख प्लस, कम अज कम 4-4.5 लाख में कहीं हमें जाके पड़ रहा होता है UAE का ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस। इसके बाद हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है, वो सऊदी अरब की CR है, कमर्शियल रजिस्टर CR। सऊदी अरब CR, सऊदी अरब कमर्शियल रजिस्टर, या यूं कह लें कि रजिस्टर्ड कंपनी भी कुछ लोग इसको कह देते हैं, CR को जो मर्जी कहें, ये होता है असल में कमर्शियल रजिस्टर है। ये बहुत महंगी डॉक्यूमेंट है। इसको रजिस्टर करवाने के लिए आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल जो लोएस्ट कास्ट है, वो 50,000 रियाल के करीब पड़ती है 1 साल की, सऊदी CR के लिए। और फिर आपके पास उसके लिए इकामा ID भी जो है वो हाई प्रोफाइल की होनी चाहिए। लेबर के कामे पे आप उसको अप्लाई भी नहीं कर सकते। 50,000 रियाल का मतलब तकरीबन 35 से 40 लाख पाकिस्तानी रुपए, जो सिर्फ बिजनेस डॉक्यूमेंट पे। ये सारी हैं बिजनेस डिटेल्स। इनको अरेंज करने के लिए, चाहे वो LLC हो, LTD हो, UAE का जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग लाइसेंस हो, इन सब को आपको बनवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अभी तक का ऑप्शन है, वो है एमिरेट ID। आप लोगों में से अगर किसी के पास खुद की हो, जो बंदा भी UAE में जॉब करने के लिए जाता है, उसको UAE की गवर्नमेंट एक एमिरेट ID इशू करती है। उस एमिरेट ID को इस्तेमाल करते हुए हम अकाउंट बना सकते हैं, और उसके साथ हमें एमिरेट ID के साथ उसी बंदे की दुबई की या तो कोई बैंक स्टेटमेंट या एक्सचेंज स्लिप ये चाहिए होती है। एक्सचेंज स्लिप क्या होती है? किसी भी बंदे को अगर दुबई से, अमारात से या सऊदी अरब से आप कानूनी तौर पे पैसे ट्रांसफर करें, तो उसकी जो स्लिप आपको मिलती है उसको एक्सचेंज स्लिप कहा जाता है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा फेलो हमारा है जो दुबई में इस वक्त हो और हमें सुन रहा हो, वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जब कभी वो अपने होम कंट्री में पैसे भेजें, पाकिस्तान या इंडिया, तो जो स्लिप उनको मिलती है उसको एक्सचेंज स्लिप कहा जाता है। उसकी मदद से भी हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट अगर किसी के पास नहीं है, या दुबई का कोई बिजली, गैस या पानी का या टेलीफोन का, लैंडलाइन नंबर का या क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है, उसकी बुनियाद पे भी अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तानी जो है पासपोर्ट और पाकिस्तानी CNIC, इस पे भी फिलहाल अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपके पास पाकिस्तानी अगर CNIC है, तो जो CNIC पे नेम और एड्रेस है, सेम उसी नेम और एड्रेस की आपके पास या तो बैंक स्टेटमेंट हो या कोई एक यूटिलिटी बिल लाजमी हो। और अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट के साथ आपकी जो भी पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट है, उसकी बुनियाद पे आप अपना सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी, अब 1 बाय 1 सवाल पूछ ले। मेरे सामने सबसे पहले आरिफ मेमन साहब का नाम लिखा नजर आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर जी आपने बताया कि अगर आप यूएई में है, एमिरेट्स आईडी है आपके पास, लेकिन अगर हम हाउस वाइफ है तो हमारे पास तो ये बिल वगैरह तो हमारे नाम पे नहीं होगा, वो हस्बैंड के नाम पे होगा, तो अकाउंट भी हस्बैंड के नाम पे खोलना पड़ेगा। आपके अगर खुद की आईडी एमिरेट आईडी है तो जी। आप 10 15 20 दिरहम किसी को भी भेज दें, आपकी एक्सचेंज स्लिप बन जाएगी। उस अगर मेरे अकाउंट से मैं भेज दूँ तो, है ना। जी, आप बैंक अकाउंट अगर नहीं भी है ना, फिर भी यहाँ पाकिस्तान में या इवन जो दुबई में ही अगर आपके हस्बैंड है, उन्हीं को 10 15 दिरहम जो है, उनके जो भी अकाउंट नंबर है या कोई एसटीसी पे वगैरह है, उनके मोबाइल पे कोई अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर कर दें। आपको जिस एक्सचेंज स्लिप से भी पैसे ट्रांसफर करेंगी, वो एक रसीद इशू करके देंगे, उस एक्सचेंज स्लिप पे आपका अकाउंट बन जाएगा। जी सर, अगर बेहतर। आपके पास दोनों चीजें नहीं है, डेफिनेटली फिर अगर आपके हस्बैंड के पास एमिरेट आईडी प्लस बैंक स्टेटमेंट है या एक्सचेंज स्लिप है, आप उनकी आईडी पे भी बना सकती हैं। अगर आप दोनों ये दोनों चीजें अलग अलग अवेलेबल कर सकते हैं, तो आप दो सेलर स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। जी सर, बिलाल पूछिएगा। बेहतर, शुक्रिया। सर ये जो सजल तिजारी है, वो जो आपने ये बताया है सऊदी अरब CR, ये एक्चुअली सजल तिजारी है? जी जी, और वही दूसरा है। ये बताइएगा सिजुलत तिजारा ओके। वो उसका जो है क्या नाम है, अरेबिक नेम है, और इंग्लिश ओके। नेम कमर्शियल रजिस्टर है। जी। ओके, तो ये तो सजल तिजारी जो है, ये तो वो वहीं की सऊदी किसी के नाम पे होनी चाहिए ना? पाकिस्तानी या दूसरा तो इसको नहीं कर सकेगा मेरे ख्याल से। पाकिस्तानी तो के नाम पे तो होल सोल अलाउ करते ही नहीं ना, पाकिस्तानी को तो जॉब नहीं मिलती वहाँ, वो भी किसी सऊदी कफील की मदद से मिलती है। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे कोई पाकिस्तानी करवा सकता है? डेफिनेटली किसी सऊदी बाशिंदे को अपना जो है पार्टनर शो करेगा 25% का एटलीस्ट, फिर उसको कमर्शियल रजिस्टर में उसका नाम आएगा। तो ये वैसे ओके अगर सर कोई सर। कोशिश करे भी तो इतना महंगा डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत ही क्या है, आप एलएलसी या एलटीडी क्रिएट कर लें। ठीक है सर, इसमें से बता दीजिएगा जो सिक्योर है वे, जैसे पहले जब इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसमें बताया गया था कि LLC या LTD ये सिक्योर है। इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो भी चलता है, लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। डेफिनेटली सर, जो बिजनेस डिटेल होती है ना, वो आपका डाटा जिस भी कंट्री में आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, अमेरिका में, यूके में या पाकिस्तान में, तो आपको इंडिविजुअल की निस्बत जब बिजनेस आपके पास रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी वर्थ बढ़ती है। ये तो बात डेफिनेट है। इंडिविजुअल चाहे किसी भी कंट्री की आईडी हो, उसकी निस्बत बिजनेस आईडीज जो है, उनके वर्थ ज्यादा होती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि बिजनेस आईडीज के लिए आपको पहले से कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए। फर्दर मोर आपको टैक्स या प्रोफेशनल फी वगैरह भी चार्ज हो जाती है। अभी के लिए, अभी के जो अभी करंट टाइम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे बेहतरीन डिटेल है कि आप एमिरेट आईडी पे सऊदी अरब का अकाउंट क्रिएट कर लें। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अगर किसी को अवेलेबल हो, वो खुद सऊदी अरब में मौजूद है, या उसका दोस्त, कजन, क्लास फेलो, भाई, कोई भी जानने वाला जो अपनी एमिरेट आईडी उसको शेयर करने पे राजी हो जाए, उसकी डिटेल पे KSA का अकाउंट अभी के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। वगरना बकिया सारे सॉल्यूशंस मैंने वन बाय वन आपको बता दिए। तो सर अभी हमें सऊदीया या दुबई के अकाउंट जैसे सेलर अकाउंट बनाने के लिए जो हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी उधर की। उधर की नहीं, जिधर की आप आईडी यूज कर रही हैं। अगर आप पाकिस्तानी आईडी या पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको पाकिस्तानी बैंक की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और अगर पाकिस्तानी CNIC यूज कर रही हैं, तो जो CNIC पे नेम और एड्रेस है, सेम वही नेम और एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। ओके। तो सर हमारा अकाउंट फिर सऊदीया और दुबई में अकाउंट ओपन होगा इसमें। दोनों में से किसी एक जगह होगा। अगर आपकी इंडिविजुअल डिटेल है, अगर आप LLC या LTD बिजनेस डिटेल पे अकाउंट ओपन कर रही हैं, तो फिर आप दोनों मार्केट्स को अनेबल कर सकती हैं, लेकिन ना करना ज्यादा बेहतर है। ओके सर। नो सही, बिजनेस अकाउंट तो नहीं ना। जी, ये डिटेल्स आपके। मजीद कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग ग्रुप में भी सवाल पूछ सकते हैं इस हवाले से। जी वासिफ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास LTD है, लेकिन उसके लिए ना मेरा एक अकाउंट दूसरे का बना हुआ है पर्ची में, सर वो भी थोड़ा सा काफ़ी ऊंचा एक जगह। बोलेंगे तो तो सहूलत हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास LTD है, लेकिन वो काफ़ी जगह यूज़ हुई है। मेरा एक दूसरे का अकाउंट उससे लगी वर्किंग अकाउंट है, मुझे ऐसा नहीं दिया इसमें सुनिए शहर है वो। तो बाकी शॉपिफाई पेमेंट गेटवे और टिकटॉक शॉप वगैरह में काफ़ी जगह यूज़ हुई है, बहुत ज़्यादा जगह पे। तो क्या वो मैं उसी दूसरा अकाउंट बना सकती हूँ इसके ऐसे में यूज में? मैं आपकी बात पूरी तरह तो बिल्कुल नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन जो समझ आई है उसके हिसाब से जवाब दे देता हूँ। अगर देखिएगा आप जवाब मुकम्मल हुआ तो ठीक है, वरना दोबारा पूछ लीजिएगा। अब अगर आपने अपनी एलटीडी पे किसी भी अमेजोन मार्केट में एक दफा अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो आप वो उसी डिटेल को किसी दूसरी मार्केट में यूज नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा। जो जीमेल या ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और बकिया जो डॉक्यूमेंट है, आपने एक दफा अगर अमेजोन के साथ अटैच कर दी, उन्हीं डिटेल्स पे अगर आप दूसरा अकाउंट बनाएंगे तो जितने भी अकाउंट होंगे आपके उस डिटेल से रिलेटेड सारे अमेजोन डीएक्टिव कर देगा, लिंकेज एरर की वजह से। अमेजोन उसको फ्रॉड एक्टिविटी में डाल देगा कि एक ही बंदा या एक ही डिटेल वाला मुख्तलिफ मार्केट्स में क्यों जा रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर आपकी वो एलटीडी या एमिरेट आईडी या इकामा आईडी या पाकिस्तानी पासपोर्ट CNIC, उस पे जो आपने आज से पहले सेलर स्टोर बनाया था वो डीएक्टिव हो गया था फॉर एनी रीजन, उसी पे आपने अब मसलन पहले आपने बनाया था पासपोर्ट पे, अब आप उसी पासपोर्ट पे एलटीडी बना के कोई और अकाउंट रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे, वो फौरी डीएक्टिव हो जाएगा। अमेजोन का डेटाबेस कहेगा कि ये पासपोर्ट नंबर वगैरह तो हमारे पास पहले भी डेटाबेस में सेव है और उसके साथ एक डीएक्टिव अकाउंट पहले से जुड़ा हुआ है, ये बंदा सिर्फ कपड़े बदल के हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा इसका नया अकाउंट भी डीएक्टिव कर दिया जाए। जी सर बिलाल। ठीक। और अगर जी पूछें वासिफ, पूछें आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर वहाँ पे ऑप्शन होता है ना, जैसे जितने सारी यूरोप के अकाउंट है, तो वहाँ पे अमेजोन UAE और KSM का भी ऑप्शन अकाउंट है असाइन वाला जो है, तो वो भी कर सकते हैं क्या उससे? अगर वहाँ पे जो आपका बन वो सकता है ना, अकाउंट यूके कनेक्ट का होता है। चल रहा है, वर्किंग में है, आप जो है इंटरनेशनल सेलिंग के ऑप्शन में जाके अपनी KSA की या UAE की मार्केट ओपन कर सकते हैं। लेकिन उस उससे तो सूरत कुछ में नहीं बेस्ट होगा। ऑप्शन ये होगा कि आप अपनी बकिया मार्केट्स को जो है वेकेशंस पे लगा दें, अगर उन पे काम नहीं कर रहे हैं। वगरना होगा ये, अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई एक मार्केट भी किसी भी आपकी गलती की वजह से डीएक्टिव हो गई, तो पीछे सारी जो जितनी भी मार्केट्स इनेबल है अमेजोन वो सारी की सारी डीएक्टिव कर देगा। हो सकता है आपका Amazon.UK का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, अभी आपने Amazon.SA उस पर अनेबल कर लिया है और यहाँ आपसे कोई गलती होगी और वो गलती आपको शायद समझ भी ना आई हो, आपका Amazon.SA अमेजोन ने जो है डीएक्टिव कर दिया है। अब इस Amazon.SA की वजह से आपका Amazon UK भी डिसेबल हो जाएगा और आप Amazon से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ तो मैंने कोई गलती भी नहीं की और मेरा कोई कसूर भी नहीं है, आपने क्यों मेरा चलता बिजनेस डीएक्टिव किया है। अमेजोन वाले आपको सीधा सा जवाब देंगे कि आपकी इस डिटेल पे एक और मार्केट पहले डीएक्टिव हुई है, जब तक आप अपनी वो पहली फर्स्ट जो डीएक्टिवेटेड मार्केट है उसको रीइंस्टेट नहीं करते, हम आपका ये अकाउंट भी दोबारा ओपन नहीं करेंगे। आपकी इन्वेंट्री, आपके पैसे, आपका चलता बिजनेस सारा कुछ दांव पे लग जाएगा। इसलिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप एक ही डिटेल पे मल्टीपल मार्केट्स में काम करें। लिंकेज एरर की वजह से आपका चलता कारोबार भी रिस्क पे जा सकता है। जी बिलाल। चलो ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है। सर जी सर बिलाल सर पूछिए। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे एलटीटी है इसको बनाने के लिए हमें ओटीपी जैसे वो उसके लिए हमें यूके बेस्ड सिम भी अरेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आप एसोसिएशन का बता रहे हैं कि सेम नेम पे बनेगा तो वो बाद में इफेक्ट
हो सकता है। तो जैसे और आईटी फील्ड में ऐसा होता है कि वो आईपी एड्रेस की बेसिस पे भी एसोसिएशन निकालता है कि सेम इंटरनेट एड्रेस यूज किया है, सेम इंटरनेट प्रोवाइडर यूज किया है सेम आईपी से, तो उस पे भी एसोसिएशन डाल देता है। तो क्या इस अमेजोन के अकाउंट जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें भी ऐसी एसोसिएशन का खतरा होता है, या इस पे नहीं होता आईपी एड्रेस amazon की जो बेसिस? मेन एक्सेस होती है ना, मतलब जिस मेन जीमेल पे आपने अकाउंट ओपन किया है, अगर आप उसको मुख्तलिफ जगह से ओपन करते रहें बार 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 बार, या सऊदी अरब का अकाउंट है और वो मेन जीमेल आप पाकिस्तान से ही ओपन कर रहे हैं बार बार, ये मेन एक्सेस को अमेजोन इसकी आईपी ट्रेस करता है, चाइल्ड एक्सेस वाले की आईपी ट्रेस नहीं करता। हो सकता है हमारे कुछ फेलोज के लिए ये चाइल्ड एक्सेस का नेम नया हो, ये 2 से 3 सेशंस के बाद मैं आपको आपके सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दे पाऊंगा, ताकि बकिया लोगों के लिए कंफ्यूजन ना हो। हम अपने अकाउंट को चाइल्ड एक्सेस के जरिए यूज करते हैं, इवन दैट कि वो हमारा अपना अकाउंट है और हम खुद ही उस पर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड एक्सेस वाली जो ईमेल है उसकी आईपी अमेजोन कभी भी ट्रेस नहीं करता कि कौन सा बंदा है और कहाँ से काम कर रहा है। मेन जो जीमेल है उसकी आईपी जी जी, ट्रेस होती है। मैं एक्चुअली पेरेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ कि इसे दो पेरेंट अकाउंट है। मेरा जो अपना घर का इंटरनेट है उसमें मैंने एक पेरेंट ए अकाउंट ओपन किया, और मेरे किसी दोस्त ने अपना ही मेरे इंटरनेट से कनेक्ट करके अकाउंट भी ओपन कर लिया, पेरेंट अकाउंट, चाइल्ड अकाउंट नहीं। तो ये इफेक्ट होगा, मतलब एसोसिएशन में आ जाएगा? इतना ज्यादा नहीं होता, इसके लिए भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को समझा दूंगा। गूगल का प्रोफाइल जो है ना अलग अलग बना ले, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये गूगल प्रोफाइल आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ये अयान के नाम से है, आजम के नाम से है, कोडाइल के नाम से है, फराज हम्माद कमाना सीखो के नाम से, मोहम्मद उस्मान गनी के नाम से, ये इतने सारे हैं। हम फिर प्रोफाइल अलग अलग बना लें तो इससे भी इशू नहीं होता, लेकिन बस ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप सारा सेटअप अलग अलग ही रखें ताकि किसी भी लेवल पे लिंकेज ना हो, वो ज्यादा बेहतर होता है। जी अनवर। हेलो जी सर, जी। पूछना था कि यहाँ पर जो इमरत आईडी होती है ना, उसका एक्सपायरी डेट का 2 साल होता है। मसलन अगर एक अकाउंट खोल दे, आईडी एक्सपायरी हो जाए, तो सर फिर भी अकाउंट चलता रहेगा, या वो डॉक्यूमेंट से अपडेट का मांगेंगे सर? नहीं, जिस वक्त हम अपना अकाउंट क्रिएट और वेरीफाई करवा रहे हो ना, उस वक्त वो जी एमरेट आईडी जो है वो वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो खत्म भी हो जाती है, एक्सपायर भी हो जाती है, उससे हमारे अकाउंट की हेल्थ पे कोई इशू नहीं आता। अच्छा, और इमरेट्स आईडी के साथ एक्सचेंज स्लिप या बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल, इनमें से एक जरूरी है ना? जी जी। असल में हम जो बैंक स्टेटमेंट या एक्सचेंज स्लिप या यूटिलिटी बिल साथ लगाते हैं, वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए, आपका जो रिहायशी पता है यूएई का, उसके सबूत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उससे आपकी कोई फाइनेंशियल हेल्थ नहीं बताना होती कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे पड़े हैं। अमेजोन को उन ठीक है। पैसों से गरज नहीं है, लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं कि आप यूएई के रेजिडेंट हैं, उसके प्रूफ जी के जी। लिए हमें बैंक स्टेटमेंट, एक्सचेंज स्लिप या यूटिलिटी बिल चाहिए। अच्छा हाँ सर, एक्सचेंज स्लिप तो हो जाएगी, लेकिन यूटिलिटी बिल वो मुश्किल तो है होता ही यहाँ नहीं है, तो। पाकिस्तानियों के नाम पे 90% या जो भी वहाँ फॉरेनर है, पाकिस्तानी है, बंगाली है या इंडियन है, 100 में से 95 96 बंदों का यूटिलिटी बिल होता ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि वो एक ही जी जी। फ्लैट में बेचारे 10 10 15 15 लोग रह रहे होते हैं, तो वो उनका यूटिलिटी बिल नहीं होता। वो बिल्डिंग के मालिक के नाम पे, या जिन लोगों से कमरा रेंट पे लिया हुआ है फ्लैट, उनके नाम पे आ रहा होता है। आपका ज्यादा से ज्यादा किसी का होगा तो बैंक स्टेटमेंट होगा, वरना एक्सचेंज स्लिप हर किसी का हो सकता है जो भी अपने घर वापस पैसे भेजते हैं। और सर सर मैं ये पूछना था, अगर एलटीडी है या एलएलसी है, मसलन आपने सऊदीया में बैठे हैं, जी। तो आप जब पाकिस्तान जाते हैं तो लोकेशन चेंज होने से फर्क पड़ता है? एलटीडी पे तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ना एलएलसी पे पड़ेगा। वो तो पहले ही या यूके में रजिस्टर्ड होगी, या केएस वहाँ यूएस अमेरिका में रजिस्टर्ड होगी। आप चाहे जहां मर्जी हो, कहीं तो फिर बैठे। उसका ओटीपी का क्या सिस्टम होगा? ओटीपी के लिए सर हम एक इंटरनेशनल नंबर परचेज कर लेते हैं, नुमेरो का।
उस पे ओटीपी आती अच्छा, ठीक हो गया। तो सर मसलन एलएलसी पे पहले अकाउंट खोला हुआ है यूएसए में, तो अब यूए में या सऊदीया में एक जगह पे खोल सकते हैं? है। जी, आप अगर उस पे काम कर रहे हैं, वेल एंड गुड, वगरना उस अकाउंट को डिलीट करें एक दफा। डिलीट करने के बाद दोबारा अकाउंट क्रिएट कर लें केएसए में। अच्छा। जी। सर ये अमेजोन में जो काम कर रहा है, गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है? गवर्नमेंट के हवाले से जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट। नहीं नहीं, ये नहीं परेशान करती, क्योंकि हम सऊदी अरब का बैंक नहीं लगाते इस पे। एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट लगाते हैं पेयोनीर का, जिसके जरिए हम अपने पैसे वसूल करते हैं। सऊदी हुकूमत को पता भी नहीं चलता कि हम अपना इकामा आईडी पे तो अकाउंट बनता ही नहीं ना अब। आपको पाकिस्तानी आईडी पे बनाना पड़ेगा या अपने पासपोर्ट पे बनाना पड़ेगा। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपको परेशान नहीं करती। हाँ, तो हमारे पास ये अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट वो बनाने बहुत बैंक। आसान है। अगर आपका पाकिस्तान में कोई सा भी बैंक अकाउंट है या सऊदी अरब का कोई बैंक अकाउंट है, उसकी बुनियाद पे हम पेयोनीर का अकाउंट बना लेते हैं, बड़े आसानी से बन जाता है। नहीं है उस्ताद, नहीं सऊदी में नहीं पाकिस्तान में। हाँ, जहां से भी होगा उसकी बुनियाद पे हम अपना अकाउंट बना सकते हैं पेयोनीर का बड़ी आसानी से। मैं कोशिश क्या है, जो ऑनलाइन अकाउंट बनाने से जो पाकिस्तानी नहीं है, रोशन डिजिटल मार्केट नहीं हो रहा है। आपका पीछे घर में भाई का, वालिद साहब का, बहन का, किसी का भी अगर रिलेटिव का बैंक अकाउंट है, उसकी बुनियाद पे भी हम पेयोनीर का अकाउंट बना सकते हैं, जो आप इस्तेमाल कर लें। अस्सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है डॉक्यूमेंट से, मतलब जब जो हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे पास तो सीएनआईसी है, इसके अलावा चलो पासपोर्ट बन जाएगा, बैंक अकाउंट बन जाएगा, तो हमें इसके अलावा और क्या चीज की, मतलब ये अमेजोन पे काम करने की जरूरत पड़ेगी किस चीज की? चलो हमारे हैं मतलब जानने वाले सऊदीया में भी है, दुबई में भी है, उनसे हम मतलब क्या चीज उनसे कहें कि हमें दें, ताकि जो हमें इसमें हेल्प करे, मतलब हमारा अमेजोन पे सेलर अकाउंट बन जाए। अगर आपके दुबई में जानने वाले हैं, तो उनसे एमिरेट आईडी और उनकी एक्सचेंज स्लिप, ये बैंक स्टेटमेंट, ये दो चीजें चाहिए होंगी। और एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा उनका, क्योंकि पाकिस्तानी ठीक। मोबाइल अमेजोन पे अटैच नहीं होता। आप चाहे पाकिस्तानी सीएनआईसी पे बनाए, आपको एक इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे वो सऊदी अरब का हो, दुबई का हो। ये जो मैंने आपको बताई है ऐप नुमेरो, वहां से परचेज करें, तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये में वहाँ साल भर का नंबर आपको मिल जाएगा, जिसपे इंटरनेशनल कॉल्स आप रिसीव भी कर सकते हैं। आप कॉल और नंबर, ओटीपी। नंबर तो मतलब उनके पास हो तो हमने बस सिर्फ लगाने की जरूरत पड़ेगी हाँ जब वो हाँ, उस पे नंबर। कोड जाएगा ओटीपी। आप उनसे वो पूछ के अपने यहाँ अमेजोन को प्रोवाइड करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है सर। क्योंकि सर अभी मतलब स्टार्ट में जिस तरह आप दूसरे कुछ अकाउंट बता रहे थे वो तो बहुत महंगे, मतलब काम अब चलता है, ये तो बाद में ही सारी सूरत हाल सामने आती है, पहले मेरी से तरफ बंदा। से भी रिकमेंडेड यही है कि बिल्कुल स्टार्ट में आप जो फ्री वाली डिटेल्स हैं जो आप अवेलेबल आपके पास, अमूमन पाकिस्तान में देखा जाए बैंक अकाउंट तकरीबन हर किसी का होता है जो इस लेवल पे है, अमेजोन पे काम करना या समझना चाह रहा है। चाहे वो आपका कोई सा बैंक अकाउंट हो, उसमें कोई पैसा पड़ा है या नहीं, उससे हमें कोई गरज नहीं है। बस ये है कि बैंक स्टेटमेंट पे आपका एड्रेस बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपका एड्रेस आपके सीएनआईसी पे है, ये जी जरूर होना सर। चाहिए। जी सर, बस यही कंफ्यूजन हो रही थी भी, चलो हम लोग क्योंकि अभी स्टार्ट है तो स्टार्ट में ये तो बाकी आगे के हाँ, जब सूरत काम हाल। चलता है आप कोई एलटीडी बनवा लें और उसकी बुनियाद पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लें, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा सर प्रोडक्ट जो हंटिंग है, मतलब हम तो स्टार्ट है हमारा, तो हमें तो इसकी इतनी आइडिया समझ नहीं आएगा ना, मतलब अब जिस तरह शॉपिफाई का कोर्स हमने सर उस्मान साहब से किया है, तो उसने खुद ही हमें प्रोडक्ट बताई है कि आप लोग ये लगाएं, तो उस हवाले से भी आप लोग हमें गाइड करेंगे भाई, हाँ आप लोग ये आप वाली जो इस। प्रोडक्ट फाइनल करने के करीब होंगी, वो हमारी टीम आपको बता देगी। आप जब मर्जी सर ईसा के जो आपकी शीट्स चेक कर रहे हैं, वो उनसे आप कंसल्ट करके फाइनल डिसीजन ले सकती हैं कि सर मैं इस प्रोडक्ट के मैंने इनवॉइस भी बनवा लिया है चाइना से,
प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट कर लिया, सेल्स भी ट्रैक कर लिया, मुझे तो हर हवाले से ओके लग रही है। काइंडली आप भी इसको एक नज़र देख के पास या फेल कर दें ताकि मैं इस पे इन्वेस्टमेंट कर लूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह सर इसे आपको टाइमली रिस्पॉन्स कर देंगे। और सर इसके अलावा जो चाइना के सेलर होंगे, मतलब वो वहां पे बैठे हैं, हमें क्वालिटी वाइज क्या वो ही हमें देंगे क्वालिटी जो हम उनसे मांगेंगे? अब पाकिस्तान में तो देखें ना, पाकिस्तान में तो सारी हर चीज की कॉपी सेल हो रही है। मतलब अभी शॉपिफाई हमने स्टार्ट किया है, तो मतलब इसमें ओरिजिनल चीज का मिलना मुश्किल है। तो क्या वहां पे भी कोई ऐसा हमारे साथ मतलब कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं होता। हम जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं चाइना से, उनमें वो हमारे साथ दो नंबरी कर ही नहीं सकते। और दूसरे मैंने जी बताया इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बड़ी तफसील से देख रहे होंगे कि चाइना से अपने सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसकी क्वालिटी को हम किन किन तरीकों से कंफर्म कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी, और किसी का सर कुछ? मुझे ये बात समझ नहीं आई, आप कह रहे हैं आप अपना पहला अकाउंट कैंसिल कर दें, मैंने एलएलसी बनवाई है उसको मैं कैंसिल किस वजह से कर दूं? सर अगर आप उस पर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जी। तो मैंने तो यही कहा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको क्लोज ना करें। अगर बिजनेस नहीं कर रहे तब उसको क्लोज करके दोबारा उसी की बुनियाद पे, उसी एलएलसी की बुनियाद पे आप अपना केएसए का और यूएई का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जो एलएलसी पे हुई हुई है वो जाया नहीं होगी। ठीक हो गया, ये नहीं वो पहले जो यूएसएस पे वाले पे काम अगर नहीं हो रहा तो जी अभी दोनों जगह पे हो सकता है? जी, दोनों जगह पे हो सकता है। आप वहीं से उस मार्केट से ही अपना इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स में जाके केएसए को अनेबल कर लें और यूएसए की मार्केट को वेकेशंस पे लगा दें ताकि लिंक ना हो। आपके यूएसए का अकाउंट पे अगर कोई एरर आती है वो केएसए को मुतासिर ना करे, और अगर केएसए के अकाउंट पे कोई आ जाए एरर, वो आपके यूएसए के अकाउंट को मुतासिर ना करे। ये आप ही की अकाउंट सेफ्टी के लिए है, वगरना मुझे यानी अगर मैं सारे यूएसए में भी कर रहा हूँ जी जी, तो फिर मैं कर सकता हूँ इधर भी, इधर भी कर सकते हैं। सऊदी अरब में ये भी? याद रखिएगा, अगर इन दोनों मार्केट्स में से किसी एक में भी आपको ऑथेंटिसिटी आ गई, अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ गया, तो दूसरा खाम खा डीएक्टिव हो जाएगा और आपका चलता चलाया बिजनेस जो है वो खतरे में पड़ सकता है। और ऐसा होता है। सही है, ठीक हो गया। यानी उसको एलएलसी वाले को उधर ही रहना चाहिए, ये दूसरे किसी के नाम पे बना के बंदा चला सकता है? अगर उसी एलएलसी वाले नेम पे नहीं, अगर मसलन एलएलसी आपके नाम पे थी, अब आप अपनी मिसिस के नाम पे या छोटे बड़े भाई के नाम पे उनकी आईडी को यूज करते हुए अकाउंट क्रिएट कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप एलएलसी वाली डिटेल को ही दोबारा यूज करेंगे वो फिर लिंकेज में आ जाएगी और दोनों अकाउंट डीएक्टिव हो जाएंगे। सही हो। ओके। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, वगरना अभी क्लोज करते हैं, टाइम काफी हो गया है। अल्लाह पाक ने चाहा अगली जुमेरात फिर आप लोगों से मुलाकात हो। सर ये जो एलटीडी आपने कहा है ये मेरे पास फ्रेश पड़ी हुई है, तो इसका कंपनी नंबर मुझे चाहिए होगा और साथ जो इसकी सिम थी वो भी चाहिए होगी फिजिकली, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास इस वक्त सिम। कंपनी नंबर चाहिए होता है हमें, जो एलटीडी पे वो आपका कंपनी नंबर आता है, कंपनी का एक कोड सा लिखा आता है, और कंपनी का नेम चाहिए होता है। कंपनी के डॉक्यूमेंट स्टार्ट में वो हमसे नहीं मांगता। और इसके बाद हमें वो पासपोर्ट चाहिए होता है, जिस पासपोर्ट की बुनियाद पे आपने उस कंपनी को अप्लाई किया था एलटीडी को, उसकी कॉपीज भी अपलोड होंगी और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अपलोड होंगी कि वो पासपोर्ट किस बंदे का नाम, उसका सारी डिटेल, नाम वगैरह की, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं। मोबाइल नंबर जी आप वो उसके मेरे नाम अलावा पे ही कोई है। और भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ये नहीं कि जो एलटीडी की डॉक्यूमेंट पे है आपको डेफिनेटली वही चाहिए होगा। कोई भी इंटरनेशनल नंबर जिसपे पाकिस्तानी नंबर ना हो, सऊदी अरब का हो, दुबई का हो, या आपके कोई जानने वाले और कहीं बाहर मौजूद है, या आप नुमेरो का नंबर परचेज कर ले, वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, अगर हमारे पास यूके की सिम है तो हम इसके नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि केएस के अकाउंट पर या यूएई के अकाउंट पर? अगर तो सर आपका मुराद यूके से उमरकोट नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है, तो उस पे हो जाएगी। अगर आपकी मुराद यूके से उमरकोट है जो सिंध में है, उस पे नहीं होगी। मैंने बारहा बताया
कि पाकिस्तानी नंबर के अलावा दुनिया भर का कहीं का नंबर हो, उस पे ओटीपी आ जाएगी, पाकिस्तानी नंबर अमेजोन के साथ अटैच नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। और सर जी डीडीपी से सर थोड़ा ये सा जीमेल हम लोग पहले, जी जी। डीडीपी से थोड़ा पहले गाइड कर देना, मैं थोड़ा सेशन में जो है ना बाद में आया था। सर वो आपको अब रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, क्योंकि मेरी बैटरी भी अच्छी खासी डाउन हो चुकी है। सुबह 10 बजे ओके से सर। लगातार काम करते करते अब रात के 12 बजने को हैं। आपको रिकॉर्डिंग में डीडीपी का सारा कुछ बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, वो भी मैंने भी इसीलिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन रख ली थी कि दोबारा से आपको फिर ये सारी चीज़ें समझा भी दूंगा और सिखा भी दूंगा और प्रैक्टिकल वे में उसको दिखा भी दूंगा। अभी के लिए माजरत कबूल करें। आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा और हाँ दोबारा 10 बजे इंशाल्लाह सेशन में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। ओके सर। ठीक है सर, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं सर जी, नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। ओके। अभी मैं क्लोज करने लगा हूँ इंशाल्लाह। आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है, जो आप लोगों के करने का काम है, जो आपको इस पूरे कोर्स का यूं समझ लें, दावे की हद तक कहा जा सकता है कि हमारे अलावा कोई और नहीं सिखाएगा, मेरे अलावा कोई और नहीं इतनी तफसील से समझाएगा, वो प्रोडक्ट की हंटिंग और सोर्सिंग है। आप इस काम में लग जाएं और इसको बहुत अच्छे से एक्सपर्ट लेवल पे ले जाएं। इवन दैट कि आपका अकाउंट नहीं बना होगा, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फिर भी आप अमेजोन से कमाई कर सकते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग की स्किल अच्छी है। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग की स्किल अच्छी नहीं है, आपका अकाउंट अपना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है, आप खुद से कुछ नहीं कमा सकेंगे, फिर एट द एंड आपको किसी ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो अच्छा प्रोडक्ट हंटर और सोर्सिंग करने वाला हो। तो जो करने का काम है उस पर फोकस भी रखें और उस पर अपना टाइम लगाएं। जो नई चीज समझ आती, ग्रुप में सपोर्ट पर्सन आपके पास अवेलेबल है, उनको मेंशन करें, प्राइवेट में मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें, जैसे मर्जी आप उनसे हेल्प लें। अगर आपको नहीं प्रॉपर हेल्प मिल रही तो फिर इंतजामिया से दोबारा से भी बात की जा सकती है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों ने फी पे की है, सीख रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। जो मेरी बहनें हैं, घरेलू खवातीन हैं, उनके लिए तो वैसे ही अंदेशे बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक तो ऑनलाइन सीखना कि टीचर का पता नहीं कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है, और उसके बाद फिर ऐसी फील्ड के बारे में सीखना जो घर में भी शायद उनके पहले कभी डिस्कस ना हुई हो। और उसके साथ साथ फिर घर में शोहर की जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों की बकिया घरेलू जिम्मेदारियां हैं, या इसके अलावा हमारे जो बिजनेसमैन भाई हैं, या जो जॉब होल्डर है, सुबह से उठ के शाम तक जॉब की है और फिर आप सीखने की नीयत से भी आ रहे हैं, और एक लंबा थका देने वाला दिन, उसके बाद रात की मसरूफियत भी आ गई है। इन सभी चीज़ों से फायदा उसी वक्त होगा जब आप खुद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। डेफिनेटली आधा कोर्स आपका, आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया है। अल्लाह पाक ने चाहा आधा कोर्स आपका और मुकम्मल हो जाएगा। मेरे पास तो इस तरह के और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और फिर जितनी तवज्जो और टाइम अभी आप लोगों के लिए है, डेफिनेटली वो उन लोगों के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद कभी सवाल जवाब, कोई ऐसा सेशन अगर ऑफिस की तरफ से अरेंज हुआ कि फिर आप लोगों को हम सेशन में बुलाएं और बात कर लें। इसके अलावा कोई फॉर्मल मीटिंग हमारी रहेगी नहीं। आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी व्हाट्सएप डीपी से चेक देखा होगा। इससे ज़्यादा मैं तो कोशिश इसीलिए करता हूँ कि अपने लैपटॉप का कैमरा भी ऑन नहीं करता। आप लोगों की जितनी सेंसेस हैं, जितना फोकस है, वो लर्निंग पे, स्क्रीन पे रहे, कोई और चीज़ ना नज़र आए आपको। आप लोगों का फ़ायदा इसी में है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपकी उतनी ही ज्यादा एरर्स आएंगी, और जो एरर्स आपकी आपके टीचर रेक्टिफाई कर देंगे, पॉइंट आउट कर देंगे। जब आप प्रैक्टिकल खुद इसको ज्वाइन करेंगे और इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे होंगे, आप उन कम से कम उन गलतियों से तो बचे होंगे। और ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। इस उम्मीद के साथ, अगर अभी तक किसी की प्रोडक्ट हंटिंग में थोड़ी कमी थी या उसने स्टार्ट नहीं कर पाया, अपने बकिया दिनों को कारामद बनाने के लिए दोबारा से एक नए जज्बे के साथ प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। मैं अल्लाह हाफिज कहना पसंद करूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, जिंदगी से सलामती रही, अगली जुमेरात आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।